हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएसटी 24 का केमिस्ट्री पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या पूछा गया है? द डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर्स रेडियस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बेसिकली ये कि भाई क्वेश्चन नंबर 46 कि हाइड्रोजन एटम आपके पास, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में ये बोल रहा है कि भाई nth ऑर्बिट और n+1th ऑर्बिट, इन दोनों की रेडियस का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? इन दोनों की रेडियस का जो डिफरेंस होगा वो आपका इक्वल है n-1th ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो अपने को पता है रेडियस जो बोर के अकॉर्डिंग थी वो क्या थी? 0.529, ठीक है, n²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पुट कर दीजिए आप। तो n+1 और n की का डिफरेंस, तो पहले n+1 की क्या हो जाएगी? 0.529 n+1 का स्क्वायर बाई हाइड्रोजन एटम में तो 1 होगा, माइनस 0.529 n और nth ऑर्बिट की क्या होगी बच्चों? n का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? 0.529 n-1th ऑर्बिट के इक्वल, तो n-1 का होल स्क्वायर बाई 1। ठीक है, 1 क्यों आया? कि अपना z जो है बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? 1। इसको सोल्व कर लीजिए। ये 0.529 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? इसके स्क्वायर में जिसके स्क्वायर घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2n+1 बचेगा। ठीक है, और उधर से क्या आएगा? उधर से आएगा n² -2n+1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आया? यहां से आया n² इक्वल्स 4n, मतलब इसका आ रहा है n इंटू n-4 इक्वल 0। तो या तो n हो 0 या फिर n हो बच्चों क्या? n इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 0 तो एक कुछ भी लिख रखा है ना भाई, पहला ऑर्बिट तो होगा, 0 ऑर्बिट का मतलब नहीं है। तो n इक्वल टू 4 क्या है? सुटेबल वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे? 4। और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है कि भाई अप्रोक्सीमेट वेट, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहे हैं भाई अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 26.89। ठीक है, अच्छा, इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 8.9, तो अपने को क्या बताना है कि भाई एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कितना होगा? भाई अप्रोक्सीमेट कितना दे रखा है? तो अगर हम बात करें तो m अप्रोक्स है कितना? 26.89। ठीक है, और बोल रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट जो वेट है उसका वो कितना है? 8.9। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है m एग्जैक्ट। अच्छा, अपने को कोई रिलेशन पता है क्या इक्विवेलेंट वेट और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके बीच में? बिल्कुल पता है कि भाई जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा बच्चों? उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा है ना, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, ये अप्रोक्स है, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल है उसी के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या है कि n फैक्टर की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब हम अप्रोक्सीमेट क्या, हम n की एग्जैक्ट वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे भाई आपका n फैक्टर क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो n फैक्टर इसके लिए क्या आ जाएगा? अगर आप n फैक्टर निकालोगे तो हो जाएगा 26.89 डिवाइडेड बाय 8.9। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों? इसको आप 9 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, 8.9, तो ये 9 3 या 27, तो अप्रोक्सीमेट में पता लग रहा है यार कितनी आनी चाहिए? 3 के आसपास। ठीक है, तो n फैक्टर कितना है बच्चों इसका? 3। अब n फैक्टर अपने को पता लग गया यार, इसका n फैक्टर आ गया भाई हमारा 3। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट अपने को दे रखा है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है? 8.9। तो एग्जैक्ट वेट हम निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट कितना होगा भाई? यहां से एग्जैक्ट क्या आएगा? n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट। n फैक्टर अपने को पता लग गया 3, तो 3 इंटू 8.9, और ये आप निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 26.7, जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? Which of the following will not shift the equilibrium? तो आपको हेबर्स प्रोसेस दी गई है ना, अमोनिया बना रहे हैं हम, तो बोल रहा है कि भाई कौन सी प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट नहीं करेगी। अच्छा, देखो भाई कैसे करेंगे। तो आपको दिया गया है N2 प्लस 3H2, भाई सारा गैसियस है ना, N2 अपनी ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और बन रहा है अपना अमोनिया। ठीक है, अच्छा, अपने को एक बात पता है ना, ये बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है बच्चों वो क्या है? नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ऑप्शन देखिए, अपने को क्या बताना है कि यार कौन सी प्रोसेस, ऑप्शन दिए गए चार, उन चारों में से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इस इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट नहीं करेगी। पहला पढ़िए, कूलिंग। अच्छा, रिएक्शन क्या भाई, एंथैल्पी कैसी है? नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। तो हमें पता है एक्सोथर्मिक अगर है, ठीक है, और आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो क्या होगा बच्चों? आपका K बढ़ेगा, और K अगर बढ़ेगा तो बच्चों रिएक्शन कहां जाएगी? अपनी फॉरवर्ड साइड में, यानी कि आप प्रोडक्ट फेवरेबल होगी तो आपका प्रोडक्ट और बनेगा। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। आप इसको उस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि आपका जो K ln K2 by K1 इक्वल्स डेल्टा H नॉट अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब आपका डेल्टा H क्या है बच्चों? नेगेटिव है। T2 आप बढ़ा रहे हो तो 1 by T2 क्या होगा? 1 by T1 से छोटा होगा, ठीक है। तो आपका ये कैसा आया? T2 हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम कूलिंग कर रहे हैं, तो T2 अपन घटा रहे हैं, तो हमने कहा टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो आपका 1 by T2 क्या होगा? 1 by T1 से ज्यादा होगा। तो ये क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव है ना, R तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आपका ओवरऑल क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया बच्चों? K2 ग्रेटर देन K1, और K2 ग्रेटर देन K1 है, मतलब आपका K बढ़ गया है, और K बढ़ गया मतलब बच्चों रिएक्शन जाएगी प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन 1 तो नहीं है सही आंसर। ऑप्शन 2 देखिए, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई अभी इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्टेंट डालोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? प्रोडक्ट साइड में, है ना। तो ये तो ठीक है, क्योंकि गैसियस है आपके, तो अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो बच्चों क्या होगा? वो प्रोडक्ट साइड में जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो K चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको प्रोडक्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 3 पे हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा भाई, अगर आप देखो तो आपके इधर कितने मोल्स हैं? इधर आपके 4 गैसियस मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड में, है ना, 3 ये और 1 N2 के, और इधर बन कितने रहे हैं? 2। तो आपके 4 मोल से 2 मोल बन रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप इस रिएक्शन का Kp लिखोगे तो Kp क्या आएगा बच्चों? आपका प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, उसके स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि भाई इधर इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा, है ना, उसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय इधर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, उनका भी सिमिलर होगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। तो बेसिकली ये आपका 1/p² की फॉर्म में आएगा। मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा? आपका K घटेगा, और K क्योंकि प्रेशर पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो घट नहीं सकता, तो क्या होगा? इसलिए क्या होगा बच्चों? रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ऐसे समझ लो यार, प्रेशर बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट साइड में आपके पास ज्यादा मोल है गैसियस, तो इधर वाला प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, लेकिन ज्यादा वो हो नहीं सकता, इक्विलिब्रियम पे जो है उतना ही होना चाहिए, तो इसलिए रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, तो उसको सही होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक तो करेक्ट होगा यार। अब 3 क्यों सही है? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो बच्चों अगर आप क्या करते हो, कैटलिस्ट देखो क्या करता है कि अगर आपकी रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या कर सकता है बच्चों कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में जो टाइम है वो टाइम ऑल्टर कर सकता है, कि भाई जल्दी पहुंच सकती है ना, रिएक्शन फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन वगैरह होगा उसको चेंज नहीं कर सकता कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है? आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को क्या है? सेम स्पीड से ऑल्टर करता है। तो इसलिए कैटलिस्ट क्या नहीं कर सकता बच्चों कि आपका इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन रहेगा प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट्स का, उनको चेंज नहीं कर सकता वो, ठीक है। वो केवल रिएक्शन को पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको कम ज्यादा कर सकता है। तो कैटलिस्ट क्या है अपना, क्या नहीं कर सकता? कैटलिस्ट प्रोडक्ट साइड में बच्चों इसको शिफ्ट नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है कि भाई ये शिफ्ट नहीं करेगा इस रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड में। तो बच्चों ये सही आंसर है इसका। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की पीएच है 7, है ना, ठीक है, अपने को पता है भाई, है ना। तो भाई वाटर अपना न्यूट्रल 25 पे, पीएच अपना 7। तो ये बोल रहे हैं अगर आप टेम्परेचर 70 कर दोगे 70 डिग्री सेल्सियस तो आपकी पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये मतलब पीएच घटेगी या बढ़ेगी? और आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा या न्यूट्रल ही रहेगा या बेसिक बन जाएगा? ठीक है, अपने को ये आंसर देने हैं। तो अगर आप बात करो, अपने को पता है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डिसोसिएशन होगा, ठीक है, क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों, अपन ने कहा यार H2O, ठीक है, ये क्या आ जा रहा होगा बच्चों? H++ आपको OH माइनस दे रहा होगा, और इस रिएक्शन का जो Kw है, हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, वो होता है कितना अपना 10⁻⁻14, ठीक है। और Kw क्या होता है अपना? H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये 10⁻⁻14, और क्योंकि दोनों सेम ही बनेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसलिए हम कहते हैं कि भाई pH क्या है अपना? -log
H प्लस, और H प्लस कितना होगा, H प्लस अगर आप देखो तो 10 टू द पावर -7 होगा, तो माइनस log 10 टू द पावर -7, यहां से अपना pH आता है 7। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका जो K है इस प्रोसेस का, भाई आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये और डिसोसिएट होंगे और टूटेंगे, तो बेसिकली आपका H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, K है ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। सही बात है, मतलब मेरा KW क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब ये समझ लो आप, अगर 10 टू द पावर -12 है, मे बी ये 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाए, बढ़ के मानो 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। ठीक है, मान लो बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया। अब अगर आप यहां से क्या देखोगे तो KW कितना आएगा भाई, 10 टू द पावर -10, तो pH कितनी आ जाएगी वहां से भाई, जैसे अब ये 14 था तो 7 आई, 10 है तो कितनी आएगी, 5। ठीक है, तो यहां से pH कितनी आएगी बच्चों अपनी, 5। ठीक है, मतलब क्या हुआ, pH तो मेरी कम हो गई है, लेकिन जितना H प्लस है उतने OH माइनस भी तो है ना भाई, क्योंकि H प्लस और OH माइनस का क्या है, प्रोडक्ट ही बच्चों आपका KW है ना। तो क्या होगा आपका, और ये दोनों तो सेम ही होंगे, क्योंकि जितना भी डिसोसिएट होगा, अगर इसका एक भी मॉलिक्यूल हुआ तो वो H प्लस देगा और OH माइनस देगा, तो बराबर ही होगा इनका कंसंट्रेशन। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका बच्चों K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो आपका pH कम होगा, लेकिन आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, जो हम 7 डिफाइन करते हैं कि भाई 7 से कम हो गया तो अपना एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, वो बच्चों हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, 90 पे नहीं कह रहे हैं। 90 पे वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे और हम कहेंगे pH 5 है ना, अगर KW इतना बन रहा है तो, अगर pH 5 है तो न्यूट्रल है, 5 से कम हुई तो एसिडिक है, 5 से ज्यादा हुई तो बच्चों बेसिक है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें यहां से कि भाई pH कम तो होगी, 7 से 5 हो गई, लेकिन सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा, और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला गया भाई कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए बच्चों कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा रिलेशनशिप इनकरेक्ट है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, प्रोसेस कौन सी है बच्चों, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, मतलब मेरा टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और रिवर्सिबल है तो मैं कह सकता हूं कि मेरी हर पॉइंट पे, हर टाइम पे क्या है बच्चों, मेरी वो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से अपन कह सकते हैं भाई रिवर्सिबल तो इक्विलिब्रियम की बात कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, किसके लिए बोल रहे हैं, रिएक्शन के लिए, कि भाई अगर एक रिएक्शन हो रही होगी तो उसके लिए अपन ये बोल सकते हैं, अगर वो रिएक्शन इस कंडीशन पे हो रही है तो। अच्छा, अपने को पता है यार डेल्टा H क्या होता है बच्चों, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि भाई RT तो अपना कांस्टेंट होगा बच्चों, PV इक्वल टू nRT लगाएंगे अपन, RT कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल की वजह से, तो आपके बेसिकली n चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं यार जो प्रोडक्ट का n है माइनस जो रिएक्टेंट का n है, ठीक है, उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेसिकली, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम आपका प्रोडक्ट का गैसेस जो प्रोडक्ट है उनका माइनस आपका सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, उनका जो डिफरेंस है बच्चों वो डेल्टा Ng है, तो ये एक्सप्रेशन तो अपना क्या है, करेक्ट है। दूसरा वाला रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप 2। क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा G इक्वल्स माइनस T डेल्टा S। देखो बच्चों क्या होगा, अपने को पता है यार अपना G क्या होता है, H माइनस TS, तो यहां से अपन डेल्टा G क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T, और S डेल्टा T क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि आपका dt क्या है, 0, आइसोथर्मल है। अच्छा, तो यहां से आ गया डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और रिवर्सिबल है, अपन इक्विलिब्रियम की बात की तो डेल्टा G क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो आपके पास बचेगा डेल्टा H इक्वल्स T डेल्टा S। अब यार दो केस बोल सकते हैं हम, कि एक तो क्या है ऐसी रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, अगर रिएक्शन हो रही है तो अपन क्या कह सकते हैं, अपने को पता है डेल्टा H क्या होता है, अपन ने अभी बात की डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, यहां पे क्या है, डेल्टा U तो 0 होगा ही अपना, ठीक है, लेकिन आपका डेल्टा NgRT जो है बच्चों वो ना, डेल्टा Ng कुछ आ रहा होगा तो ये नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर आपकी सिंपल प्रोसेस हो रही है भाई एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन टाइप की ना बच्चों, अगर आपका सिंपल एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो डेल्टा H जो है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं ना, PV को nRT लिखोगे तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आपका ये 0 हो जाएगा। बेसिकली उस केस में आपका डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो इक्वेशन दी है ये तो गलत ही है ना, क्योंकि बच्चों क्या है अपना
डेल्टा जी जीरो है और जरूरी नहीं है टी डेल्टा एस अपना जीरो हो। अगर केमिकल ये अपनी हो रही होगी, कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही होगी तो उस केस में अपना ये जीरो नहीं होगा, तो मतलब ये भी क्या है बच्चों, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो क्या है अपना ये क्या हो गया, गलत हो गया सेकंड वाला। अच्छा, तीसरा देखिए ऑप्शन नंबर 3, ये बोल रहे हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल्स -2.303 आर टी लॉग के। काफी आसान है बच्चों, अपने को पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। और क्योंकि अपन ने रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे होगी, डेल्टा जी हो गया जीरो, तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। उस एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये फैक्टर आ जाएगा 2.303 का, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4, W वर्णन की बात कर रहे हैं, W इक्वल टू प्लस 2.303 nRT log V1 by V2। अच्छा, आपने को पता है बच्चों वर्क क्या होता है, माइनस पी डीवी, है ना, इसका इंटीग्रेशन कर लो। P क्या लिख सकते हैं अपन, nRT by V माइनस dV। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल है, तो ये क्या आएगा एक्सप्रेशन आपका, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा भाई माइनस nRT और dV by V, इसका इंटीग्रेशन कर लो। मान लो V1 से V2 जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस nRT ln V2 by V1, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, ये आ जाएगा nRT ln V1 by V2 और ln को log में कन्वर्ट करोगे तो ये 2.303 का फैक्टर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन 4 भी सही है। तो अपने को पता लगा कौन सा ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें डेल्टा जी इक्वल्स माइनस टी डेल्टा एस बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 एंड C2H6। तो CH4 की और C2H6 की दे रखी है भाई कि उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में कितनी कितनी एनर्जी आपने लगाई। और अपने को क्या बताना है कि भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड की, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी। निकाल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, इन्होंने बोला CH4 को जब तोड़ा तो कितनी एनर्जी दी, 360 किलो कैलोरी पर मोल। C2H6 को जब तोड़ा तो कितनी दी, 620, यूनिट सेम है, किलो कैलोरी पर मोल। पूछ रहे हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की। यार जब CH4 को तोड़ा तो उसमें क्या था भाई, 4 CH बॉन्ड थे बच्चों। ठीक है, तो हम कह रहे हैं मान लो एक CH बॉन्ड को तोड़ने में x एनर्जी लगती, तो अपन ने कहा यार 4x कितना दिया है, 360। यहां से मेरा x कितना आ गया बच्चों, 90, मतलब CH बॉन्ड को तोड़ने में 90 लगी। C2H6 अगर आप देखोगे तो क्या है, ये है, यहां पे क्या है बच्चों, 6 CH बॉन्ड है और एक CC बॉन्ड है। मान लो CC बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी y और CH बॉन्ड की तो x ही रहेगी, तो 6 है तो 6x प्लस एक CC बॉन्ड, इसको तोड़ने में लग गई बच्चों 620। x की वैल्यू यहां से 90 आ गई, यहां पे रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 रखोगे तो 540 प्लस y इक्वल टू 620, तो y कितना आ गया बच्चों यहां से आपका 80। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 80 किलो कैलोरी पर मोल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहले अपनी सारी यार फिजिकल है ना, फिर बीच में इनऑर्गेनिक है और लास्ट में ऑर्गेनिक है, तो ये भी ठीक ही है ना। मिक्स की कंपैरिजन में क्या आपका फ्लो बना रहता है, फिजिकल सोल्व कर रहे हो तो फिजिकल के सोल्व करते जा रहे हो, फिर इनऑर्गेनिक सुलटा ली, फिर लास्ट में ऑर्गेनिक देख ली। ठीक है, ये भी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52, क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ KMnO4 reacts with H2C2O4 in acidic medium। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 आर। अच्छा, तो हमने कहा यार रिएक्शन हो रही है KMnO4 प्लस H2C2O4 और मीडियम कैसा है बच्चों, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में अपने को पता है यार जो KMnO4 है, ठीक है, ये बच्चों इसमें कहां है, अगर अपन देखिए अभी +7 में है और आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आएगा +3 में। निकाल सकते हो ना यार भाई, कैसे निकालोगे, चलो इसकी निकालो, देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन +1 मानोगे तो +2 प्लस 2x इसकी, और ऑक्सीजन पे -2 तो -8 इक्वल 0। यहां से आपका x कितना आ गया, +3। ठीक है, ये है +7 में, तो ये क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होगा और कार्बन को करेगा ऑक्सीडाइज। ये रिड्यूस होकर कहां जाएगा बच्चों, एसिडिक मीडियम में जाता है +2 में। ठीक है, और ये कहां पे जाएगा, +3 से कार्बन चला जाएगा +4 में, CO2 बनाई। एक बात समझो, ये +7 से गया +2 में, कितने का चेंज आया, 5 का। ये 3 से गया 4 में, कितने का चेंज आया,
1 का, लेकिन एक कार्बन में 1 का आया ना यार, C2 था, 2 थे, तो कितने का आएगा बच्चों? 2 का चेंज। अच्छा, अपने को पता है कि भाई मिली इक्विवेलेंट्स तो हमेशा सेम कर सकते हैं ना, तो अपन कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 वुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बच्चों H2C2O4। और मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे भाई? इसके कितने मोल थे और इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों? 5 का चेंज। मोल दे रखे हैं 1, तो 1 into 5 इक्वल्स मोल्स ऑफ H2C2O4 नहीं पता, x मान लिए। चेंज कितने का आया? 2 का। x कितना आ गया बच्चों? 5/2। तो इतने मोल आपके होंगे और ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं है यार, है ना? तो अगर किसी को लग रहा है यार थोड़ा स्पीड पे चल रहे हैं, तो आप बच्चों आप थोड़ा स्लो कर सकते हो इसको ना, 0.75 पे देख लेना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला है कि भाई रियल गैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज हायर देन दैट ऑफ आइडियल। अच्छा भाई, अपन प्रेशर कैसे मेजर करते हैं बच्चों? कि भाई मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में क्या है? आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो वो इस जो आपके पास जो भी बॉक्स है, उस बॉक्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाएंगे उसको मेजर करके अपन बोलते हैं कितना प्रेशर है। ठीक है, अब एक बात समझना, अपन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं कि यार रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो जब ये इस पे अटैक करने जा रहा होगा, मतलब जब वॉल से टकराने जा रहा होगा, तो इसके भाई जो है इसको पीछे खींचेंगे, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर हम अज्यूम कर रहे थे कि यार उस प्रेशर से टकराएगा, तो वो उस प्रेशर से नहीं टकराएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है बच्चों? आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो कुछ पीछे खींच रहे हैं। मतलब एक्चुअली में क्या है, वहां पे कम प्रेशर से जाके वो टकराएगा, तो चेंज इन मोमेंटम भी बच्चों क्या होगा? मतलब उसकी स्पीड थोड़ी, है ना भाई? अगर आप मानो कि आप मान लो जाके दीवार में टक्कर मारने वाले हो, तो क्यों मारोगे भाई? आपको माथा खराब थोड़ी है। फिर भी अगर आप पागल हो गए लॉकडाउन में, तो मान लो आप क्या है, जाके दीवार में टक्कर मार रहे हो, अब पीछे से कोई खींचने वाला है तो क्या है, कम लगेगी दीवार पे, है ना? आपके सर पे जो है दीवार से कम लगेगी। लेकिन अगर कोई नहीं खींच रहा है, फुल स्पीड में गए बिना ब्रेक लगाए, तो सर फट जाएगा, है ना? तो वही वाली बात है कि अगर इस पे अपन ने फोर्स जब माने रियल गैस के केसेस में, तो अपन ने कहा यार ये उतना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करेगा, कम करेगा, तो बच्चों क्या है, प्रेशर भी आपका वो कम एक्सर्ट करेगा। तो क्या होगा? तो प्रेशर ऑफ रियल गैस जो है हाई नहीं होगा बच्चों, आइडियल से क्या होगा आपका? कम होगा। तो प्रेशर ऑफ रियल गैसेस, है ना? तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला क्या है, पहला स्टेटमेंट बच्चों आपका गलत है ना? अगला स्टेटमेंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लोअर देन दैट ऑफ आइडियल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या ये नहीं बताया कि हाई प्रेशर पे है लो प्रेशर पे, दोनों पे क्या है अलग अलग चीजें शो होती हैं, है? अगर आप बात करो भाई कैसे, मान लीजिए आपके पास ऐसे 2 कंटेनर हैं, ठीक है, और भाई 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है हमने, है ना, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो इसमें आइडियल है, इसमें क्या है, रियल वाले हैं, है? मान लो भाई इसका 22.4 लीटर यहाँ है, ठीक है। अच्छा, और जो अगर हम बात करें लोअर प्रेशर पे, है ना, अपन ने 1 एटमॉस्फेयर मारा, 1 एटमॉस्फेयर माना, तो अपन लोअर प्रेशर बात कर रहे हैं। तो क्या है बच्चों, अपने को पता है जो रियल हैं वो कुछ ना कुछ क्या है, जो कोवॉल्यूम वाली आपकी चीज थी कि भाई मान लीजिए ये एक है, तो कोलिजन थ्योरी में जो अपन बोलते हैं कि भाई 2 टकराए, तो इन 2 का जो ये एरिया आएगा, इसमें क्या है, अब तीसरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इनके उस एरिया में नहीं जा सकता, ठीक है। तो उस तरीके से अपन क्या बोलते हैं कि यार इनके लिए जो फ्री स्पेस है बच्चों वो कम हो गया, है ना, वही कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो इनका भी होगा जो मॉलिक्यूल्स है, तो इनके लिए जो अवेलेबल फ्री स्पेस है बच्चों वो कम हो गया। तो इसका जो होगा भाई मान लो इसका अभी क्या है बच्चों 20 लीटर टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आप क्या है बात कर रहे हो एक हाई प्रेशर पे, जहां पे आप इसको क्या है लिक्विफाई करना चाह रहे हो, है ना। तो आप एक हाई प्रेशर पे गए जहां पे आप लिक्विफाई करना चाह रहे हो, मान लीजिए भाई अभी क्या है 15 एटीएम है, यहाँ पे 15 एटीएम, है ना। तो क्या है, अब एक बात समझना, अगर आप बहुत प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, जब आपकी लिक्विफाई होने की बारी आएगी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब लिक्विफाई हो रहे हैं तो आपके गैसेस मॉलिक्यूल बहुत पास पास आएंगे, ठीक है। अब जो रियल है उसमें अपन मान रहे हैं कि उनके बीच में क्या है बच्चों फोर्सेस हैं, है ना। भाई जब हाई प्रेशर होगा तो इतने पास हो जाएंगे बच्चों, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या है रिपल्शन होने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई लिक्विफाई होने से जस्ट पहले अगर ये वॉल्यूम कुछ x है ना आइडियल का, और अगर आप चाह रहे हो कि भाई वही x किसका हो, रियल का, तो बच्चों आपको प्रेशर कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में जो रिपल्शन हो रहे हैं लिक्विफाई होने से जस्ट पहले, है ना, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब 15 पे ये x नहीं होगा,
इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा। आप 15 से ज्यादा फोर्स प्रेशर जब करेंगे, उतना उससे ज्यादा प्रेशर जब आप लगाएंगे बच्चों, तब जाके उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। मतलब अगर आपकी हाई प्रेशर कंडीशन है तब आपका जो रियल का वॉल्यूम है वो आइडियल से ज्यादा है, और अगर आपकी लो प्रेशर कंडीशन से बच्चों तो क्या है, वो उससे कम है। ठीक है, तो ये बच्चों प्रेशर डिपेंडेंट कंडीशन है, तो ऑप्शन 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। इन्होंने ब्लंटली बोल दिया भाई कि रियल का वॉल्यूम कम है, बच्चों गलत है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 3, रियल गैस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि यार आपका क्या है, प्रेशर बहुत कम हो जाए और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो आपकी जो गैस है बच्चों वो रियल है ना, आइडियल को फॉलो करने लगेगी रियल गैस। फॉर्मूले से आप देख सकते हो, फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई P प्लस an² बाई v² इंटू v माइनस nb इक्वल्स nRT। प्रेशर बहुत लो है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्या होगा बच्चों आपका, भाई प्रेशर कम टेम्परेचर बहुत हाई, तो वॉल्यूम बहुत हाई होगा, और वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो क्या है बच्चों, ये टर्म वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये इसकी कंपैरिजन में ये है ना, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। और सिमिलरली वॉल्यूम बहुत हाई है तो वॉल्यूम करेक्शन को भी नेगलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपकी इक्वेशन PV इक्वल टू nRT वाली बनेगी। तो ये क्या है, सही बात है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, तो ऑप्शन 3 मुझे मिल गया, सही है। ऑप्शन 4 अगर आप देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है ना। हाई प्रेशर करोगे बच्चों, लो टेम्परेचर करोगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो क्या है, ये वाली टर्म आप नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यार, अगर आपका उनके पास तीसरा वाला ऑप्शन जो हमने बात की कि उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो उनके बीच में जो फोर्सेस थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनको आप क्या है बच्चों है ना, नेग्लिजिबल मान सकते हो, क्योंकि उनके पास क्या बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो अपन क्या है, तो उनके पास भाई बहुत हाई टेम्परेचर है तो रेंडमनेस भी बहुत ज्यादा है ना, उनकी स्पीड भी ज्यादा है, तो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं उनको अपन वहां पे क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका क्या है बच्चों वॉल्यूम बहुत कम है तो उस केस में क्या है, अपन वो वाली चीज नहीं मान पाएंगे। ठीक है, और प्रेशर भी अपन हाई रख रहे हैं तो उस केस में वो क्या है, आइडियल को फॉलो नहीं करेगी। अगर आपका प्रेशर कम है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब वो आइडियल को फॉलो कर रही है। ठीक है, अपन इसको इक्वेशन से भी देख सकते हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको मतलब भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन में जो चारों बातें बोली गई है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्या पूछा गया है कि भाई NaCl की जो यूनिट सेल है, ठीक है, तो ईच यूनिट सेल ऑफ NaCl, उसमें बोल रहा है Cl माइनस जो आयन है उसकी साइड्स है कितनी, 14। तो पूछ रहा है Na प्लस की कितनी होंगी। अगर आपको पता हो बच्चों NaCl में क्या है, Cl माइनस FCC बनाएगा, जिसमें वो, और FCC बना रहा है मतलब फेस सेंटर्ड, तो उसमें बच्चों 8 कॉर्नर पे रहेगा वो और 6 फेस सेंटर्स पे, तो वो 18 जगह हो गया। सही बात है भाई, 8 कॉर्नर हो गए और 6 है ना भाई, 6 फेस होते हैं एक क्यूब के, तो 6 फेस हो गए उनके सेंटर पे, तो 14 जगह है अपना क्या है ना, 8 और 6 14, तो 14 जगह है अपना बच्चों Cl माइनस। लेकिन अगर आप बात करोगे Na प्लस की, तो Na प्लस क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। अब एक क्यूब में अगर आपके Cl माइनस ने FCC बनाई है तो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होती है बच्चों, एक तो सेंटर में होती है ना यार, एक तो सेंटर में होगी, प्लस क्या होगी बच्ची, जो आपकी एजेस हैं उन एजेस के बीच में होगी। कितनी एजेस है भाई, 12 होती हैं, तो आपका 12 प्लस 1 कितनी आएंगी, 13 साइड्स। तो 13 साइड्स पे है आपका Na प्लस और 14 साइड्स पे है आपका बच्चों Cl माइनस। भाई 8 तो क्या है कॉर्नर्स, प्लस 6 क्या है बच्चों आपके फेस के सेंटर्स। ठीक है, तो ये है 14 साइड्स पे। यार इफेक्टिव आयन तो कितने होंगे, 4 ही होंगे। देख लो भाई 12 एजेस पे हैं, हर एक एज पे कंट्रीब्यूशन आएगा 1/4, तो 3 हो गए यहाँ, एक हो गया सेंटर पे, 4 आयन। और यहाँ भी बच्चों 8 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये हो गया 1, और फेस वालों को कंट्रीब्यूशन हाफ, ये हो गया 3, तो 3 और 1 4। हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं है ना, कहीं आप 14 देके 14 ही लगा दो, हम कह रहे हैं कितनी साइड्स पे है वो, कितनी जगह पे Cl माइनस उस यूनिट सेल के अंदर है ना। तो सवाल की लैंग्वेज को आप समझना अच्छे से है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन की बात करोगे बच्चों तो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए है ना, बराबर चार्ज प्लस माइनस होने के लिए वो तो सेम ही होंगे, क्योंकि Na पे भी +1 है, Cl पे -1 है, तो Na और Cl का जो नंबर होगा वो बराबर होगा। लेकिन हो सकता है वो 13 जगह होके चार्ज बराबर कर रहा हो, वो 14 जगह होके चार्ज बराबर कर रहा हो, वही तो हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा बच्चों इसका 13 Na प्लस साइड्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 55
इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, तो पहले समझो इमल्शन क्या है। तो इमल्शन बच्चों क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपका क्या लिक्विड का लिक्विड में डिस्पर्शन है, ठीक है। तो आपकी बेसिकली लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपकी किसी एक लिक्विड मीडियम में क्या है, डिस्पर्स होंगी। अब क्या है बच्चों, जनरली क्या है आपके, मान लीजिए अगर दो लिक्विड्स वो क्या है, मिसिबल नहीं है एक दूसरे में, है ना, इमिसिबल है या पार्टली मिसिबल है, तो क्या है आपको उन दोनों को अगर आप शेक वेक करोगे तब क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे में घुलने लगते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। लेकिन वो अनस्टेबल अगर है तो अपन क्या करते हैं बच्चों उसमें, ताकि भाई वो उसमें सस्पेंडेड रहे, है ना, उसमें बच्चों वो दूसरा वाला जो हमने मिलाया है वो लिक्विड, वो अपने मेल डिस्पर्स जो मीडियम है उसमें अगर वो रहे, तो अपन उसमें क्या है, एक इमल्सिफायर मिलाते हैं कि यार ये स्टेबल नहीं है। तो जैसे मान लो जैसे आपकी साबुन जो है बच्चों, है ना, कुछ उसी टाइप का, तो वो उसको क्या करेगी, स्टेबल करेगी, उसके अराउंड एक लेयर बना के, जो आपका ड्रॉपलेट्स जो घुल रही है उनके अराउंड एक लेयर बना के उसको क्या है, स्टेबल करेगी और वो उसमें घुलने लगेगा, है ना। लेकिन अनस्टेबल है तो क्या है, वो दोबारा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में क्या है बच्चों, टूट जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि हम किस किस को यूज करके उसको दोबारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बच्चों क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों हीट करोगे ना, उसकी फ्रीजिंग करोगे, या फिर आप सेंट्रीफ्यूजिंग, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे काम करता है वो, है ना, तो इन तीनों से क्या है बच्चों, दोबारा आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ना, इमल्सिफायर, इमल्सिफायर तो उसको उसमें स्टेबलाइज करने के काम आता है। अगर वो नहीं घुल रहे हैं, वो उसमें स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए इसलिए मैं इमल्सिफायर डाल रहा हूं। तो इमल्सिफायर उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कैसे तोड़ेगा, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है, कतई वाहियात। तो क्या हो जाएगा भाई, कौन नहीं कर सकता, इमल्सिफायर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो 55 अपना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56, क्या बोला गया है कि भाई एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन अपनी, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहे हैं 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का K2, ठीक है भाई। तो A के 2 जा रहे हैं तब B का 1 बन रहा है, ठीक है। अगर आप इक्विलिब्रियम पे बच्चों आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखिए, क्या लिखोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये हो गया और A का स्क्वायर ये होगा। और बच्चों ये अपन क्या लिख सकते हैं भाई, B बन रहा है जिस रेट से वही रेट है, या फिर A जिस रेट से खत्म हो रहा है वही क्या है बच्चों, रेट है। इसको अपन DA1 बोल देते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं DA1, क्योंकि भाई यहां से खत्म हुआ, फॉरवर्ड से, बैकवर्ड से कुछ आएगा भी, ठीक है। अपने को निकालना है नेट कितना A डिसअपीयर हो रहा है। तो हमने कहा यार बैकवर्ड की रेट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, भाई इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उसकी पावर 1 रहेगी। और ये क्या है, माइनस dB/dt, और ये क्या होगा बच्चों, जिस रेट से A बन रहा है, इक्वल टू हाफ dA2/dt। तो बेसिकली बैकवर्ड आएगी तब A बनेगा, फॉरवर्ड जाएगी तब A आपका खत्म होगा। अगर मैं कहूं नेट A कितना बचेगा, नेट A कितना बचेगा, कितना बन रहा है, तो यार ये वाली रिएक्शन बना रही है, तो यहां से आप dA2, मैं कह रहा हूं कितना बनेगा, तो dA2/dt, इसमें से अगर आप क्या हटा दोगे, dA1/dt, अगर आप ये निकालोगे तो यही रेट है A के बनने की, क्योंकि यहां से बना इधर से खत्म हुआ, तो क्या आ रही है ये रेट, ये निकालिए इसकी टर्म में, क्या आएगा 2 टाइम्स, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और यहां से निकालिए, यहां से क्या जाएगा बच्चों, माइनस 2 टाइम्स K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ये तो क्या है, A के बनने की रेट, पूछी क्या है, डिसअपीयर होने की रेट, तो वो इसकी माइनस होगी, है ना, मतलब दिस माइनस दिस, तो इसका आप माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2K1 A का स्क्वायर, है ना, माइनस 2K2 B का कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेल इज गिवन बाय, बच्चों क्या है इसमें यार, ये अब याद ही रखना है आप, ठीक है भाई। कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों अपन थर्मोडायनेमिक, है ना, फ्यूल सेल की जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है अपन डिफाइन करते हैं यार, जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ, है ना, और आपकी जो एंथैल्पी में चेंज हुआ, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो अपना थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी को बताता है। और जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है ना, जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं किसके इक्वल, भाई आपका जो इलेक्ट्रिकल वर्क है तो माइनस NFE, वही आपका क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, तो उसको लिख दिया ये, और एंथैल्पी में चेंज जो भी डेल्टा H है वो, तो आपका माइनस NFE डिवाइडेड बाय डेल्टा H, ये क्या है बच्चों, आपकी फ्यूल सेल की थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी इस तरीके से डिफाइन होती है। ऑप्शन नंबर 3,
बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। हाँ, इसको अपन मुंह जबानी कर लेंगे। हाँ, काफी आसान सवाल है। क्या बोला गया है कि 4 अल्कली मेटल हैं ए बी सी डी, उनके आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं और पूछा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, मतलब M प्लस का इलेक्ट्रॉन लेके है ना M बनाना, मतलब वो कितना ज्यादा। भाई अब बच्चों अपन इसको रिडक्शन का ही मान के चलेंगे, कुछ नहीं दिया गया है तो अपन इसको रिडक्शन का मान के चलेंगे। तो अपन कह रहे हैं यार M प्लस का M इलेक्ट्रॉन लेके M में जाना, इसका दे रखा है आपको। अब जितना ज्यादा ये नेगेटिव हुआ, जितना कम ये हुआ, मतलब वो क्या बच्चों नेगेटिव में नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, मतलब वो प्लस में ही रहना चाह रहा है। समझ गए आप? और अगर वो प्लस में रहना चाह रहा है मतलब वो उतना ही क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखिए समझ में आई ये वाली बात आपको। भाई अगर कोई, हमने कहा 58 Mn प्लस जो भी है n इलेक्ट्रॉन लेके वो अगर M सॉलिड बना रहा है, ठीक है, इसकी आपको इनोट वैल्यू दे रखी है। अब अगर ये इनोट वैल्यू ज्यादा है तब तो मतलब ये चाह रहा है ऐसा बन जाए, और अगर ये इनोट वैल्यू कम है, जितनी नेगेटिव है, मतलब वो नहीं चाहता ऐसा हो, मतलब वो चाहता है यार वो इस प्लस वाली फॉर्म में रहे, मतलब वो उतना ही क्या है बच्चों, रिएक्टिव है। तो जिसका जितना नेगेटिव वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। तो अगर आप देखो तो जो ए मेटल है उसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव है बच्चों -3.05, बाकी सबकी जो है -1.66 उस टाइप से है, और एक की तो 0.80 की है ना। तो वो तो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बना ले। तो अपन ने क्या कहा कि भाई जो सबसे नेगेटिव, मतलब जो मेटल ए है उसका है -3.05, तो यही इनोट बच्चों मिनिमम है, तो मतलब वही रिएक्टिव सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला गया है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इनटू 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपके पास 200 ग्राम पानी है, आपने उसमें यूरिया की कुछ अमाउंट मिलाई, ये नहीं पता कितनी मिलाई, और जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ वो कितना डिक्रीज हुआ बच्चों, 25% डिक्रीज हुआ। तो अपने को सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है। कोई बात नहीं है, अपने को पता है यार डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये क्या होता है बच्चों, I इंटू, है ना, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है भाई मास ऑफ सोलवेंट दिया गया है, कितना, 200 ग्राम। वेरी गुड, अपने को निकालनी क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, और ये कितना दिया है भाई अपने को, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, वो दिए बच्चों आपको 25%, यानी कि 1/4, है ना। और आई को अपन बच्चों 1 मान के चलेंगे, है ना, यूरिया है तो उसका कोई वो डिसोसिएट वगैरह नहीं होगा, तो ये है 1। अच्छा, यूरिया का अगर आप मोलर मास देखो NH2 CO NH2, तो कितना जाएगा बच्चों, भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये हो गई 28 प्लस ऑक्सीजन 16 हो गई, कार्बन 12 हो गई प्लस 4, तो भाई ये कितना आएगा बच्चों आपका 60। तो 60 ग्राम आपका आया उसका मोलर मास। अब यूज करते हैं इसको, तो 1/4 इक्वल्स सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो मतलब उसकी जो भी क्वांटिटी x थी वो डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय, ये तो हो गए मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन है। टोटल मोल्स क्या होंगे बच्चों, 200 ग्राम पानी है तो बाई 18 प्लस x बाई 60, है ना। अपने को मोलैलिटी निकालने के लिए अपने को x की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए बच्चों, उसके मोल्स ही चाहिए। तो x बाई 60 को अपन p मान लेते हैं, तो अपन ने कहा 1/4 इक्वल्स p बाई 200/18 प्लस p। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18p ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 18p, तो हो जाएगा बच्चों आपका 200 इक्वल्स कितना 54p, और यहां से p जो मोल फ्रैक्शन उसका आ गया वो आ गया 200/54, है ना। मोल फ्रैक्शन नहीं बच्चों, उसके मोल्स, है ना। p तो क्या था भाई x/60, मतलब उसके मोल्स। तो अपने पास मोल्स आ गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता ही है, मोल्स आ गए कितने, यहां पे कर लेते हैं, मोल्स आ गए 200/54 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट कितना दिया बच्चों 200 ग्राम, केजी में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, चलो तो कितना आ गई भाई, ये आ गई 1000/54, मतलब आपका 500/27। ठीक है, और अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो ये कितना आएगा बच्चों आपका, मोटा मोटा अगर हम निकालना चाहें तो भाई ये आपका आएगा, देखो यार अगर आप इसको 25 मान लोगे
ठीक है। 25 मान लो बच्चों तो आपको कितना जाएगा ये 20, लेकिन 25 नहीं है 27 है, मतलब 20 से थोड़ा कम है ना। तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा 18.5 है ना बच्चों, तो आपका 18.5 वाला जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 18.5 मोलल, और ऑप्शन नंबर बच्चों 3। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है भाई, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO बना रहा है। अपने को मोल्स दे दिए हैं ऑक्सीजन के, तो पूछ रहे हैं भाई कितना ग्राम जो है आपका मैग्नीशियम इसमें बर्न हुआ होगा, है ना, मतलब मैग्नीशियम कितना रिएक्ट किया बेसिकली, अगर 3/2 मोल्स आपके O2 थे तो बच्चों अपना क्या है ये, तो अपन ने कहा भाई O2 प्लस Mg ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं MgO। ये कह रहे हैं भाई इसको अपन बच्चों बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, 2Mg ये हो गया। ठीक है, इसके दे रखे हैं आपको 3/2 मोल्स, है ना, तो इसके पूछ रहा है बस, काफी आसान बच्चों। इसके एक के साथ कितने मोल्स जा रहे हैं, इसके 2, तो 3/2 के साथ कितने जाएंगे, 3/2 इंटू 2 मतलब 3 मोल्स, और 3 मोल्स मतलब कितना वेट बच्चों, मैग्नीशियम का होता है अपना 24 है ना मोलर मास, तो ये हो गया 72 ग्राम। 72 ग्राम देखिए आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 61 है ना बच्चों, काफी आसान था ये वाला। क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, BOH ट्वाइस, फिर एक इसी के ग्रुप का नीचे जाने पे MgOH ट्वाइस, फिर अगर अपन पीरियड के अलोंग चलें इसके नीचे वाले पीरियड में है ना AlOH ट्वाइस, और क्या है बच्चों एक सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड, ठीक है OH4। अपने एक बात पता है यार, अगर अपन बच्चों ग्रुप के अलोंग नीचे जाएंगे तो अपना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों बेसिक, तो हाइड्रोक्साइड भी क्या हुए बेसिक। ठीक है, तो अपन ने कहा अगर आप ग्रुप के अलोंग नीचे जाएंगे तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, बेसिसिटी आपकी बढ़ेगी, तो बेरिलियम तो हो नहीं सकता स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ग्रुप में अपन मैग्नीशियम नीचे जा रहे हैं ना, तो ये हुआ। और अगर आप पीरियड के अलोंग जाओगे तो बच्चों क्या है, आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे बच्चों वो क्या होंगे आपके एसिडिक होंगे, और बीच में आपको एम्फोटेरिक मिलेंगे, तो आपका जो ये एल्यूमिनियम है ये होता है बच्चों आपका एम्फोटेरिक, और ये सिलिकॉन वाला जो है ये आपको अगर याद हो H4SiO4, ठीक है, सिलिकेट्स अपन यहीं से बनाते हैं, तो ये वाला क्या हो गया बच्चों आपका एसिडिक है, एसिडिक है, एम्फोटेरिक है, सबसे बेसिक कौन हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62, क्या पूछा गया है कि भाई ग्राफ दिए गए हैं 4, अपने को ग्राफ पूछ रहा है कि भाई एक ग्रुप के अलोंग वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैलेंसी किस तरीके से वेरी होगी अलोंग द ग्रुप। एक बात बताओ, जो आपके अल्कली मेटल्स हैं उन सब की वैलेंसी अपन क्या बोलते हैं, +1 ही तो बोलते हैं, है ना, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अपन +2 बोलते हैं, जो बोरोन वाला अपना है उसके अपन +3 बोलते हैं, है ना, कार्बन वाले ग्रुप के अपन बोलते हैं भाई +-4। तो वैलेंसी बच्चों डिपेंड कर रही है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितने हैं, और ग्रुप के अलोंग तो वो सेम ही होते हैं, तो आपकी वैलेंसी क्यों चेंज होगी ग्रुप के अलोंग जाओगे तो, मतलब आपकी वैलेंसी ग्रुप के अलोंग एटॉमिक नंबर से क्या है बच्चों इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो अगर आप ये रहा आपका एटॉमिक नंबर अलोंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, और ये आपकी वैलेंसी, तो हमने कहा वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही है, और ग्रुप के अलोंग वो तो सेम है, तो बच्चों ये तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, काफी आसान था। अगला देखिए क्या पूछ रहा है भाई, CuSO4.5H2O है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें बच्चों क्या है आपके किस किस तरह के बॉन्ड हैं ना भाई, कोवेलेंट हैं, आयोनिक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है बच्चों तो है ना प्रोबेबली आप गलत कर दोगे, भाई आपको ये तो दिख रहा है कि भाई है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप बच्चों आसानी से ये कर सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कैसा होता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। ठीक है, हमने बात की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने को सब पता लग जाएगा, है ना बच्चों। तो CuSO4.5H2O कैसा होता है बच्चों, Cu, ठीक है, और आपके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो बेसिकली यहाँ पे OH2 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 OH2, ठीक है बच्चों, ये हो रहा होगा, और एक और कोऑर्डिनेट किससे, आपका सल्फेट जो है बच्चों वहां से, डबल बॉन्ड O, ठीक है, जो आपका SO4 है वो, और इधर दूसरा वाला SO4 तो -SO डबल बॉन्ड O। उसके बाद बच्चों क्या आएगा आपका जो H2O है ना, ये O हो गया, अब यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, OHO, ठीक है, यहां से HO
H हो गई बच्चों। उसके बाद क्या है आपका, दोबारा सल्फेट आ जाएगा, इधर में आपका कॉपर OH2 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 OH2, ठीक है। और आपका यहां पे हो गया सल्फेट डबल बॉन्ड हो आपका, ठीक है, O माइनस, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस सल्फर O माइनस आपका डबल बॉन्ड O। अब अगर आप देखो इसमें क्या क्या है भाई, एक तो ये रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रहे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और Cu2+ और SO4 इनके बीच में बच्चों क्या है आपका, आयोनिक भी है। तो आपका इलेक्ट्रोवेलेंट भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन, चारों तरह के ही बॉन्ड बच्चों इसमें प्रेजेंट हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, है ना। MOT से है, वही पूछा है भाई, क्या पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, किसमें कंपेरेबल बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। देखिए पहला कौन सा है, O2 माइनस, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको दिया गया है O2 AsF6 और BaO2, क्या कंपेयर करना है, O बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बच्चों। बेरियम पे होगा +2 चार्ज, तो इस पे हो गया O2 2 माइनस, और इस पे क्या होगा बच्चों, ये आर्सेनिक आपका नाइट्रोजन वाले ग्रुप का है, +5 में होगा। इसको +5 में करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, माइनस आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब O2 किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि भाई O2 यहाँ प्लस में होगा तो ये कॉम्प्लेक्स माइनस में होगा, और फ्लोरीन जो है उसके, है ना, वो -6 आएंगे, +6 होंगे, तो ये +5 चला जाएगा, तो मतलब ये O2 प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, ये O2 प्लस है, ये O2 2 माइनस है, तो अपने को लिखना तो पड़ेगा ये भाई कौन सा, अगर अपन लिख लें भाई सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। मान लेते हैं अपन ये ग्रेटर देन 14 वालों के लिए लिख रहे हैं बच्चों, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उनके लिए सिग्मा 2s, फिर क्या आएगा भाई आपका सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, ठीक है। फिर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और आपका फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है बच्चों। देखो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया आपके, 15, यहां कितने हो गए, 18, ठीक है। तो 15 आप भरने जाओगे, अपने बॉन्ड ऑर्डर देखना है, तो क्या होगा भाई 8, तो भाई आपके 15 है, मतलब देखो यार 8 तो आपके यहां तक गए, है ना, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 2, ठीक है, बचे 7 और भरोगे आपके 2 आएंगे यहां, ठीक है, 2 2 4 2 6, एक आपका जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में 6 है, एक एंटी बॉन्डिंग में कितना आएगा बच्चों, 5/2, इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 2 माइनस में कितने 18, तो भाई यहां तक गए 8 14 15 16 17 18, तो O2 2 माइनस में भाई 6 - 4 2/2, बॉन्ड ऑर्डर आया 1, ठीक है बच्चों। ऐसे सारे निकालने, तो ये तो क्या हो गया गलत ऑप्शन, ठीक है, ऐसे निकालना है अपने को, तो ऐसे करके हम सारे निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला गया है, C2 और C2 2 माइनस, C2 में होंगे 12, यहां होंगे 14। अब क्योंकि बच्चों ये ऐसे है ना, तो ये वाला आपका जो पाई वाला है वो इस 2pz से पहले आ जाएगा, क्योंकि ये 14 से क्या है, इनमें लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, गलत आंसर नहीं आएगा। 18 यहां तक हुए, 12 करोगे तो क्या है, फिर आगे 4 आपके इसमें जाएंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, यहां से आपका 4/2 2, 14 में कितना आएगा भाई 6/2 3, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 C2H2 मतलब C2 2 माइनस, ठीक है, और CaC2 2 माइनस, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, ये तो गलत सही होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बराबर आ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ही बराबर है तो सेम तरीके से भरे जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी आप देखोगे तो एक है आपका C2 2 माइनस और एक है N2 2 माइनस, ठीक है। यहां पे है 14 और यहां पे कितने 16, 14 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, और 16 है बच्चों 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो आपका यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन से क्या पूछा गया है कि भाई
जो आपको लिगेंड दिए गए हैं उनमें से मोनो एनायन बाइडेंटेट कौन कौन से हैं, मतलब चार्ज होना चाहिए -1 उस लिगेंड पे, लेकिन उसके पास वो बाइडेंटेट मतलब उसके पास दो डोनर साइड्स होनी चाहिए, है ना, ऐसे दो जगह होनी चाहिए जहां से क्या है वो डोनेट करेगा। अच्छा 65 पहला देखिए क्या बोला गया है, एसिटाइल एसीटोनेटो। क्या होता है भाई इसमें एसीटोनेटो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोनेटो है, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसके पास, अगर आप देखो तो ये डोनेट करेगा और ये बाइडेंटेट है और -1 है तो मोनो एनाइन भी है, तो ऑप्शन 1 तो मतलब पहला ठीक है। दूसरा देखिए ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो क्या होता है भाई, C2 ये लो O4 2-, तो आपकी जो 2- वाली है बाइडेंटेट तो है लेकिन ये मोनो एनाइन नहीं है बच्चों, इस पे क्या है दो -2 चार्ज है, -1 नहीं है, तो ये हो गया गलत। अगला देखिए डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेटो, है ना, DMG की बात कर रहे हैं, तो अगर आप DMG आपको याद हो तो बच्चों ये है C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N O- OH, ठीक है। और बच्चों ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो क्या है आपका बच्चों, अगर आप देखो तो डोनर साइड्स बाइडेंटेट है, दो जगह से डोनेट कर रहा है, और आपका O- है, एक ही इसमें -1 है, तो बच्चों क्या है ये आपका मोनो एनायन भी हो गया, तो पहला और तीसरा सही है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जिसमें दिया गया है ओनली 1 and 3, ठीक है बच्चों। अगर आप इसके साथ निकल वाला कॉम्प्लेक्स भी बनाना चाहो बना सकते हो ना, उतना पूछा नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 भाई हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन पढ़िए फटाफट। मोलर कंडक्टिविटी बच्चों नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और वैसे भी आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है ये क्या कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, तो आपकी कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर कितने हैं, है ना, वो और एक कॉम्प्लेक्स वाला तो एक ही गिना जाएगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा, तो बस वही आपको नंबर ऑफ आयंस गिनने हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है, डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम +2 में है, डाइअमीन ये लो, डाइक्लोरो ये लो, ठीक है, डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। तो बच्चों ये हो गया आपका, तो इसमें तो क्या है, जब ये तो केवल भाई सब कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो इसमें तो क्या है बच्चों, इसमें तो आपको एक ही आयन मिलेगा, ये वाला ही मिलेगा, बस कुछ और नहीं मिलेगा। सेकंड देखिए टेट्राअमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो कोबाल्ट +3 में है ना, टेट्राअमीन तो भाई NH3 4 और डाइक्लोरो Cl2, और अपने को ये +3 में चाहिए तो अपने को बाहर Cl लगाना पड़ेगा बच्चों 1, क्योंकि ये -1 में रहेगा तो ये इस पे आएगा प्लस चार्ज, और ये -2 बनेगा तो ये +3 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको कितने मिलेंगे भाई, एक Cl- मिलेगा और एक ये यहां से मिलेंगे आपको 2। तीसरा देखिए पोटाशियम हेक्सा फेरोसाइनेट, ठीक है, तो पोटाशियम ये क्या हो गया, है ना। अब इसने बोल रखा है भाई फेरेट, है ना, ये किसमें बच्चों आपका +2 में है, तो Fe हेक्सासाइनो CN6, अगर ये मुझे +2 में चाहिए मतलब यहाँ पे मुझे 4 लगाना पड़ेगा ताकि ये -4 में रहे, और ये फिर यहाँ पे -6 से +6 बनेगा, तो ये बच्चों +2 में आ जाएगा। तो यहां से कितने मिलेंगे, 4 ये 4 K+ और एक ये, यहां से मिलेंगे 5, है ना, लग रहा है यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हेक्सा एक्वो क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड, है ना भाई, तो बच्चों क्या है क्रोमियम है, ठीक है, हेक्सा एक्वो तो भाई ये H2O6, और अपने इस पे +3 चाहिए तो बच्चों यहाँ पे क्या लगा लेंगे अपन Br3, क्योंकि इस पे तो कोई क्या बच्चों चार्ज है नहीं, है ना, वाटर तो अपना न्यूट्रल है, तो ये यहां से कितने मिलेंगे बच्चों 3 और 1 4, यहां से मिलेंगे 4, तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी, जहां सबसे ज्यादा आयंस किसमें, यहां कितने मिले 5, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 67, क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन का ही है भाई, ये कॉम्प्लेक्स के आइसोमर बताने हैं, पैलेडियम डाइअमीन है और ONO करके 2 दिए हैं। अच्छा अगर आपको याद हो बच्चों तो ये जो दिया हुआ है आपको ONO, ये O से भी डोनेट कर सकता है और N से भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या है, ये एम्बिडेंटेड है, तो यहां पे जब आप बनाने जाओगे भाई 2 ठीक है, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, ये पैलेडियम रहा आपका, ठीक है। अब आपका ये किस टाइप का है, A2B2 टाइप का, ठीक है, तो क्या है ये NH3 है,
मान लीजिए पहले ये सिस है, ठीक है, और आपका जो ये ONO है मान लीजिए OC डोनेट कर रहा है, ठीक है, ONO, ठीक। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा, जो आपका पैलेडियम है इस पे क्या है बच्चों, जो आपके NH3 है वो सिस ना होकर क्या हो जाए, ट्रांस ONO, ठीक है। एक केस ये हो गया, तो ये दो बन रहे हैं, हमने कहा सिस ट्रांस, ठीक है। अब लेकिन दूसरी चीज यहां पे क्या प्ले में आएगी बच्चों, कि आपका जो ये ONO है ना, जो ये एम्बिडेंटेड है, यहां से क्या है, ये ONO भी हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, N से डोनेट करेगा तो NO2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में या तो ये दोनों O से डोनेट करें, या दोनों N से डोनेट करें, या एक N और एक O हो, मतलब यहां पे तीन केस बनेंगे ना। अब क्योंकि इधर भी NH3 है, इधर भी NH3 है, तो फर्क नहीं पड़ता इधर N हो या इधर O हो, या इधर O हो या इधर N हो, सेम बात है, क्योंकि उनके ट्रांस में क्या है बच्चों, दोनों NH3 हैं। तो मैंने कहा यहां से मेरे तीन केस। सिमिलरली यहां पे बच्चों या तो ये ONO O से डोनेट करे, या N से डोनेट करे, या O और N से डोनेट करे, तो यहां पे भी तीन, तो तीन और तीन 6, तो यहां पे कितने बनेंगे बच्चों इसके टोटल आइसोमर्स 6 बनेंगे। और क्योंकि ये बच्चों क्या है आपका स्क्वायर प्लेन है, तो ये प्लेन में कट तो सकता ही है ना, तो इसके बाकी कुछ ऑप्टिकल नहीं मिलेंगे, तो क्या हो गया ये 6 बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68। आपको पूछा गया है भाई जो फायर एक्सटिंग्विशर है 68, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है ना, CaCO3 या एक सॉल्यूशन NaHCO3 का, या H2SO4 और NaHCO3 का। देखो यार कई तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आजकल हैं, है ना। एक वो जब आप भाई पहले ही समझो भाई आग क्यों लगती है ना, आग क्यों लगती है, आग लगती है भाई जब आपके पास फ्यूल है, ठीक है, हीट है और आपके पास ऑक्सीजन है। इन तीनों, ये तीनों का जब बच्चों मिश्रण होगा, ये जब तीनों लड़ेंगे मिलेंगे तो बच्चों आपकी आग लगेगी, है ना। बशर्ते आपका फ्यूल जो है, आपका जो बच्चों क्या है, फ्यूल जो है वो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए जहां पे वो इग्नाइट होगा, अच्छा उतनी हीट होनी चाहिए अपने पास स्टार्टिंग में। अब जब तक ये तीनों साथ हैं, मतलब या तो फ्यूल खत्म हो जाए, आग बुझानी है तो, या फिर ऑक्सीजन बंद कर दो, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि यार अगर ऑक्सीजन को अपन ने सेपरेट कर दिया उस फ्यूल से तो अपनी आग बंद हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक आपका फायर एक्सटिंग्विशर आता है पानी वाला, ठीक है, उसमें क्या है वो पानी छिड़कते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होता है बच्चों, है ना, पानी तो आग बुझा ही सकती है, लेकिन हर जगह वो यूज नहीं कर सकते अपन। क्यों, क्योंकि बच्चों मान लीजिए आपकी कहीं मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कहीं आग लग गई, ठीक है, अब आप वहां पे भी पानी छिड़क रहे हो हीरो बन के, है ना। अब आप गए हीरो बन के पानी छिड़कने, लेकिन क्या पता वो भाई अब कंडक्ट कर जाए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पानी में, और आप ही वहां पे क्या हो जाओ, शहीद हो जाओ। तो ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या बच्चों कई तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आजकल आते हैं, ठीक है। बाकी में आप क्या यूज करते हो, कोई पाउडर या फोम, ठीक है, वो जाके क्या करेगा, जहां पे आग लगी है वहां पे वो पाउडर और फोम आपका आप हाई प्रेशर से उस पे क्या है छिड़कते हो, तो उससे क्या होगा, जो आपका फ्यूल है और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में हम कोशिश करते हैं भाई क्या हो जाए, वो एक लेयर बन जाए, ताकि आपके ऑक्सीजन जो है बच्चों सेपरेट हो जाए आपके फ्यूल से, तो अपनी आग बंद हो जाएगी, है ना। तो अपन इसलिए बच्चों क्या है CO2 भी, प्रेशराइज्ड CO2 भी अपन जो यूज करते हैं, तो इसमें अपन जो अगर आप ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 2, है ना, तो वो सही है बच्चों, है ना। याद कर लेना क्या दिया है, H2SO4 प्लस NaHCO3, तो आपका जो ये बेकिंग सोडा है NaHCO3 और H2SO4, यहां पे जब रिएक्शन होगी बच्चों तो क्या बनेगा आपका भाई Na2SO4 प्लस H2CO3, और H2CO3 तो बच्चों आपका इजीली डिकम्पोज हो जाता है काफी लो टेम्परेचर पे, तो यहां से मिलेगा H2O प्लस CO2, और ये जब दोनों मिलेंगे ना, जब आप जो बटन दबाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो ये दोनों मिलेंगे, फटाफट से जो है CO2 प्रेशराइज CO2 बाहर निकलेगी, और अपन एयर और CO2 क्योंकि भारी है तो आपकी जो है बच्चों ऑक्सीजन से नीचे जाके उस फ्यूल के लेयर, फ्यूल के उस पे CO2 नीचे रहेगी, एयर ऊपर रहेगी, है ना, क्योंकि CO2 क्या भारी है, तो क्या है एयर अपन ने ऑक्सीजन क्या सेपरेट कर दी, ऑक्सीजन सेपरेट हो गई तो आग अपनी बंद हो जाएगी। तो क्या है ना, हाई प्रेशर के साथ CO2 अपन बच्चों आजकल जो है ये वाला काफी फेमस है, ये वाली यूज करते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 2 आगे देखो क्या बोला गया है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों, क्या बोला गया है, इफ x पेंटागोनल रिंग्स, अच्छा भाई पेंटागोनल रिंग्स कितनी है x, हेक्सागोनल कितनी दी है y, फुल रिंग के स्ट्रक्चर में, तो पूछ रहे हैं कार्बन कितने होंगे। भाई बढ़िया क्वेश्चन, अगर आपने पहली बार देखा है तो अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको इसमें एक छोटी सी बेसिक बात पता होनी चाहिए, और आपको हल्का सा जो है मैथ्स का हल्का सा आइडिया ना, कोई मैथ्स ऐसे खास यूज नहीं हो रही है,
तो अपन कह रहे हैं यार जो फुलरीन वुलरीन होते हैं उसमें क्या है आपकी ये पेंटागन हो गया बच्चों, ठीक है, और मान लीजिए ये हेक्सागन है, ठीक है, कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे, कहीं पेंटागन हेक्सागन है ना, जहां भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं कि यार जो एक कार्बन है वो 3 रिंग में शेयर हो रहा है भाई, एक ये वाली हो गई, एक फिर ये वाली हो गई और एक इधर वाली हो गई, तो मेरा एक कार्बन 3 रिंग में शेयर हो रहा है। अब पेंटागोनल बोली है x, हेक्सागोनल बोली है y और कार्बन बोल रहा है z। तो अगर पेंटागोनल x है तो अगर मैं इंडिपेंडेंटली गिनूं पहले तो मैंने कहा यार हर एक में 5 कार्बन तो टोटल हो गए 5x, और हर एक हेक्सागोनल में 6 कार्बन तो हो गए 6y। लेकिन मेरे भाई हर एक 3 में शेयर हो रहा है तो बाई 3, तो ये क्या आ गया मेरे नंबर ऑफ कार्बन G, तो ये रिलेशन आ जाएगा 5x + 6y = 3z, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है BeCl2 उसका डाइमर, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा BCl, ठीक है, Cl BCl Cl। इसके बाद बच्चों नॉन पेयर हैं तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसके वाले इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, लेकिन यार पूरा तो नहीं हुआ डाइमर में, है ना भाई। कितने हुए बच्चों, यहाँ पे 2 इधर से आए तो भी 6 ही हुए, ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हुआ, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, सेकंड किसका डाइमर है, BH2 का, है ना बच्चों। BH2 के में क्या होगा B, अब H के पास लोन पेयर तो है नहीं जो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तो H क्या करेगा, H बनाएगा 3C2E बॉन्ड, है ना, जो बनाना बॉन्ड आप BH3 में बनाते हो डाइबोरेन में, H। तो जब यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या है आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 3 BH2 सॉलिड। अगर BH2 बच्चों सॉलिड भी रहता है तो क्या बनेगा B H H H H H, ये है ना, अगेन आपका ऐसे और ऐसे जाएगा, है ना, इधर आपका H ऐसे और ऐसे जाएगा। लेकिन आपके 3C2E बॉन्ड है, मतलब 3 सेंटर पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इधर और इधर, तो आपका बच्चों यहाँ पे क्या है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हुआ। हाँ, अगर कुछ कोऑर्डिनेट जैसा बनता ना तब जरूर कंप्लीट हो जाता। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर 4 BeCl2 सॉलिड, BE और BE, Cl2 में Cl 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 और Cl Cl, इसने इधर इसने इधर इसने इधर इसने इधर, है ना बच्चों। तो ऐसे करके आप बनाते जाओगे तो क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल इसके पूरे हो गए हैं और इसमें इधर से आ रहे होंगे। तो अब देखिए आप इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी भाई, इधर से नहीं मिल रहे थे इसको कहीं से, है ना, क्योंकि डाइमर ही था तो 2 ही यूनिट जुड़ेंगी। यहाँ पे तो वैसे सत्यानाश है। सिमिलरली यहाँ पे 3C2 बॉन्ड है तो आपके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो गए हैं अब, ठीक है भाई 2 तो 4 यहाँ से आए और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आए तो 8 हो गए। तो इसमें बच्चों क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा गया है कि भाई परोक्सी लिंकेज किसमें है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71 पहला क्या है H2, पहला देखिए H2S2O3, ठीक है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और SH, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं S डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। लेकिन कहने की बात क्या है, अपन क्या समझाना चाह रहे हैं यहां से कि परोक्सी लिंकेज तो इसमें नहीं आ रहा है, अपने को OO चाहिए, है ना, तो O तो कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में तो क्या है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 H2SO5, हाँ इसमें आ जाएगा यार S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOH, क्योंकि यार ये तो +6 ही शो कर सकता है ना, तो आपको यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका परोक्सी लिंकेज आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बच्चों आपका सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखोगे तो क्या बोला गया है H2S2O7, तो पता लग रहा है H2SO4 में से पानी निकालोगे तो बन जाएगा, है ना, डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों आपका H2S2O7। H2SO4 क्या होता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे जो OH था S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, वाटर निकाल दीजिए, है ना। परोक्सी लिंकेज तो नहीं आएगा, SOS आएगा, परोक्सी थोड़ी है वो, है ना, ऑक्सीजन OO टाइप का नहीं है, तो ये बन गया, तो यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4
H2S4O6 टेट्राथायोनिक एसिड, क्या होगा भाई इसमें? अगर आप बात करोगे किसकी, H2S4O6, तो बच्चों आपका S O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो कहीं आपका O लिंकेज नहीं है, SS वाला तो मिल गया लेकिन परोक्सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमने निकाला था वो आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72। क्या बोला गया है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस विद MnO4 माइनस इन अल्कलाइन मीडियम। तो भाई I माइनस और MnO4 माइनस में आपका क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन हुई, तो जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कलाइन मीडियम में वो क्या होगा? तो 72 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपका I माइनस प्लस हम बात कर रहे हैं पर मैग्नेट की, ठीक है, अपना बेसिक मीडियम है, तो बच्चों ये जाएगा आपका MnO2 में, ठीक है, तो +7 से ये गया +4 में, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज, तो ये -1 से चला जाएगा बच्चों +5 में, और आपको मिलता है IO3-, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम होता तो क्या बनता बच्चों, एसिडिक मीडियम में ये I2 ये 0 में जाता है, ठीक है। चलो 73 क्या पूछ रहा है कि भाई आपके जो एक्टिनोइड्स हैं वो लैंथेनोइड्स की कंपैरिजन में लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं, है ना? तो आपके जो एक्टिनोइड्स हैं वो लैंथेनोइड्स के कंपैरिजन में लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं? देखो यार, अगर आप बात करो लैंथेनोइड्स की, तो लैंथेनोइड्स में क्या है, अगर हम बात करें, अपन कहते हैं इनकी +3 है ना, मतलब ज्यादा स्टेबल होती है, कुछ +4 भी दिखाते हैं और कुछ +2 भी दिखाते हैं ना, लेकिन मोस्टली +3 तो सब दिखाते हैं, है ना। और फिर हम बात कर रहे हैं एक्टिनोइड्स की, तो हम कह रहे हैं यार एक्टिनोइड्स जो है ये तो केवल +4 तक ही जा रहे हैं, मेजरली +3, ये हायर भी दिखाते हैं, क्या रीजन है भाई? तो बच्चों क्या होता है कि भाई आपका जो ये 4F है और यहाँ 5D में जाएंगे, ये अगर एक्साइट होंगे तो यहाँ पे 5F और 6D, तो 5F और 6D के बीच का जो गैप है वो कम है बच्चों किसकी कंपैरिजन में, 4F और 5D के बीच में जो गैप है उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से क्या है बच्चों आपका, अब भाई जब प्लस में गया मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्या है ना, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का जंप होना है वो मुश्किल है, क्योंकि यहां पे क्या बच्चों आपका जो गैप है 4F और 5D में वो क्या है आपका ज्यादा है, और 5F और 6D के बीच में जो गैप है वो गैप आपका कम है, इसलिए क्या है जो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आपको शो करते हैं और ये क्या है उतनी शो नहीं कर पाते हैं। तो ये प्योरली क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है बच्चों वो कम ज्यादा है, उसकी वजह से ये है। तो लेसर एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D है ना, देन 4F एंड 5D, तो ये वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोला गया है 74 में कि भाई आपके पास कॉपर पायराइट है और उसकी रोस्टिंग जब करवाएंगे तो क्या बनता है, तो अपने पास है CuFeS2, ठीक है, इसकी रोस्टिंग करवाई ना, हीट किया एयर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बच्चों अपना, तो क्या होता है भाई यहाँ पे अपनी जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो सब उड़ जाती हैं और आपका जो सल्फर है वो आपका SO2 गैस बना के निकल लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस प्रोसेस में आपका, अब अपन उतनी भी ऑक्सीजन नहीं देते कि यार सब ऑक्सीडाइज हो जाएं, ठीक है ना, इसके बाद भाई अपनी बेसमराइजेशन वाली प्रोसेस भी आती है, तो अपना जो इसमें आयरन है बच्चों उसको ऐसे ऑक्सीजन मिलेगी वो भी क्या है FeO में निकल लेगा, और कॉपर जो है वो Cu2S में रहेगा, ठीक है। और ये Cu2S बेसिकली जो है ये Cu2S और इसमें FeS की इंप्योरिटी बच्चों रहेगी, ठीक है। और लेकिन मान लो अगर बीच में भाई क्या हुआ आयरन के, क्योंकि आयरन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, मतलब बेसिकली आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ऊपर आता है, लेकिन मान लो कॉपर रिएक्ट कर भी गया, ठीक है, तो Cu2S अगर O2 से रिएक्ट कर भी गया तो वो बनाएगा Cu2O प्लस SO2, तो जो FeS बचा होगा वो दोबारा इस CO2O से बच्चा ऑक्सीजन छीन लेगा, तो जो FeS बचा होगा वो इससे छीन लेगा और वो फिर से बना देगा Cu2S प्लस FeO। जो FeO बना है भाई SO2 तो गैस से उड़ जाएगी, जो FeO बना है उसको अपन क्या बच्चों SiO2 के साथ मिला के स्लैग बना के उसको निकाल देते हैं ना, बचता है अपने पास Cu2S और FeS, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करें क्या क्या मिलता है, तो CO2 मिल रहा है, FeO मिल रहा है और Cu2S बचा है और FeS भी थोड़ा बहुत अपने पास बचा है, तो ये चारों बच्चों आपको जहां पे दिखें वही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा आगे चलते हैं, क्या बोला गया है H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2 क्या प्रोड्यूस होगा ना भाई, क्या बनेगा,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहे हैं, H2O2 with Cl2। बच्चों क्या बनता है, पहले आपका बनता है HOCl, ठीक है, आपका HOCl बना तो आपका जो हाइपोक्लोरस एसिड बना है, लेकिन ये तुरंत ही बच्चों क्या देगा, ये आपका तुरंत ही H+ और आपका क्या है बच्चों, ये OCl- ये क्लोरेट आपको है ना, हाइपोक्लोरस जो बना वो हाइपोक्लोरेट आयन आपको देगा और आपको H+ देगा। फिर आपका जो ये हाइपोक्लोरेट बना है ये दोबारा H2O2 के साथ रिएक्शन करके, अगर आप लेकिन यहाँ पे समझो तो क्या हुआ है, आपका Cl जो है बच्चों 0 में था, 0 से वो यहाँ प्लस में चला गया है ना, बेसिकली क्या है Cl यहाँ पे प्लस में चला गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। फिर जो OCl- है, अब यहाँ पे Cl जो प्लस में है वो Cl रिड्यूस होगा, वो जाएगा Cl- में, और क्या है बच्चों आपको यहाँ से देगा H2O + O2, उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो फाइनली अगर आप देखो ना, ये अनस्टेबल होता है, फटाफट टूट के आपको ये देता है, और ये फिर इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा H2 और O2 आपको देता है। तो आपको जो फाइनली मिल रहा है वो क्या क्या है बच्चों आपके पास, है ना। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको एक ही गैस मिल रही है O2 आपका मैच कर रहा है, तो O2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका सही ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बच्चों इनऑर्गेनिक भी समाप्त होती है, अपने पास ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बचे हैं 15, ठीक है, वो और डिस्कस कर लेते हैं अपन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। क्या बोला गया है, आपके पास ये एक सबस्ट्रेट है ना, आपने HBr से रिएक्शन करवाई, आपको वाटर मिला प्लस P, तो P एक मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, तो भाई क्या बनेगा, क्या होगा भाई, HBr अपने को बच्चा H+ देगा, ठीक है, H+ क्या है यहाँ पे OH है, यहाँ पे जाके वो ऐसे लग जाएगा। अब वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, वो निकल सकता है, तो जो आपके पास Br- है, ठीक है बच्चों, वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, ये 2 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कुछ आपकी यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन बच्चों हो रही होगी, क्योंकि वैसे तो SN1 और SN2 दोनों ही होती हैं। आपका यहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 डिग्री पे Br आ जाएगा, और आप चेक करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया है बच्चों क्या, यहाँ पे Br लगा के, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक न्यूमेन प्रोजेक्शन दी गई है इस टाइप की, यहाँ पे जो फ्रंट में कार्बन है उस पे लगाया गया है COO- और 2H, जो पीछे वाला कार्बन है बड़ा सर्कल, उस पे एक P ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन। पूछ रहे हैं यार ये P क्या हो कि ये गोश फॉर्म जो है बच्चों स्टेबल हो जाए। अपने को पता है नॉर्मली अपनी जो बच्चों एंटी वाली फॉर्म स्टेबल होती है ना, क्योंकि मिनिमम रिपल्शंस वगैरह उस पे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी गोश फॉर्म स्टेबल हो तो क्या हो बच्चों, यहाँ पे आप ऐसा ग्रुप आए, जैसे आपने देखा होगा कि वो F और OH वाला केस भी एक होता है, जहां पे क्या है F और OH बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या है आपकी गोश फॉर्म स्टेबल हो जाती है। भाई अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो एंटी पे तो नहीं कर पाएगा, वो पास में होना पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना बच्चों आपका NH3+, वो क्या है, ये हाइड्रोजन यहां पे क्या करेगा बच्चों, इसको स्टेबलाइज करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस केस में आपकी गोश फॉर्म वुड बी मोर स्टेबल देन योर एंटी फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों आपका 4 NH3+। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 78, भाई इनका -I का ऑर्डर क्या होगा। एक बात देखो यार, सबसे पहले तो भाई इन तीनों पे तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका N, उसी पे क्या है प्लस चार्ज दे दिया है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार भी नजर मारी होगी आपकी -I वाली सीरीज पे, तो आपको भली बात याद होगा यार, ये वाले क्या बिल्कुल आगे होते हैं, है ना, NH3+, फिर NR3 NH3 ये सब क्या आगे होते हैं, है ना, फिर NO2 CN ये सब आते हैं। तो सबसे आगे तो मेरा ये आएगा, मैंने बोल दिया। उसके बाद देखो अगर आपको याद हो तो भाई NO2 वाला साइनो होता है, बाद में आते हैं फिर आपके ये, है ना, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, उसके बाद फिर आपके हेलो आते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फिर आपके OH वगैरह आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है जो आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज लगा दिया है। अगर आपको इतना भी पता होता तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, 2 ही बचते 1 और 2, ठीक है। और उसमें अगर आपको इतना पता होता कि यार साइनो जो है बच्चों इससे ज्यादा है, ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो पहले पे आएगा ये, दूसरे पे आएगा साइनो, तीसरे पे आएगा ये कार्बोक्सिलिक वाला, और फोर्थ पे आपका OH। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि भाई मीथेन किसमें बन सकता है। पहली क्या है बच्चों, आपके पास एक कीटोन है ना, ZnHCl क्लीमेंशियल रिडक्शन है, तो क्या होगा भाई कीटोन एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, तो ये डबल बॉन्ड निकल लेगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे CH2, ठीक है। तो इससे तो मुझे मीथेन नहीं मिला, प्रोपेन मिल गया, गलत। अगला है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आपके पास ये सोल्ट है इस एसिड का, तो क्या होगा बच्चों, इसमें अपने को पता है रेडिकल बनता है, तो बेसिकली आपका भाई ये एनोड पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर आपकी CO2 गैस निकलेगी, तो आपका CH3 रेडिकल बनेगा। वो रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करके
आपका इथेन बना लेगा, तो मीथेन तो इसमें भी नहीं मिली। अगला देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr और एल्कोहल। अब बच्चों ये क्या है, काफी अच्छा जो CH3- है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे इसको अल्कोहल मिलेगा वो वहां से क्या करेगा बच्चों, H+ ले लेगा, और जैसे CH3- H+ लेगा CH4 बनेगा, क्या है ये, मीथेन। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्या है बच्चों, आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है और हम करवा रहे हैं उसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO, ठीक है। तो क्या है अपना ये बच्चों, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें आपकी CO2 निकलती है इस प्रोसेस में, तो ये CO2 निकल जाएगी बच्चों, और आपका यहाँ पे C यहाँ पे भी इथेन ही बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर सकते हैं यार, काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है सही आंसर इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, आपके पास ये एल्कीन है, इसमें HBr का एडिशन कराया, A प्रोडक्ट बना, HBr विद R2O2 कराया, B प्रोडक्ट बना। तो अपने को A और B में रिलेशन बताना है। अपने को पता है HBr विद R2O2 बच्चों ये अपना एंटी मार्कोनी फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल के थ्रू बच्चों रिएक्शन होती है और इसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो भाई पहली वाली जो है कार्बोकैटायन स्टेबल होगा 2 डिग्री पे, तो Br- मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, ये मार्कोनिकोव नीचे वाला एंटी मार्कोनिकोव, तो बनेगा CCC, बीच वाले पे Br, नीचे वाले में एंटी मार्कोनिकोव लगाओगे तो Br आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में अगर आप देखो मेन चेन सेम है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों वो इसमें 2 पे है, इसमें 1 पे है, डिफरेंस है पोजीशन का, तो ये क्या है आपके पोजिशनल आइसोमर, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए आपको ये दिया गया सबस्ट्रेट, बोला गया भाई NaBH4 से रिडक्शन कराओ, क्या बनेगा। तो NaBH4 अपने को पता है बच्चों एल्डिहाइड कीटोन का कर देता है, एस्टर का तो नहीं करता है, तो क्या होगा, इस एल्डिहाइड को OH में बदल देगा, इसको 2 डिग्री OH में बदल देगा, कीटोन है, ये एज इट इज रहेगा, है ना। तो आपका ये ऑप्शन देखिए कहां पे है, और ये आप पाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में। बच्चों आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है भाई, आपके पास कुछ A था, आपने NaOH हीट दी, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है भाई, ये आपका है ना, इसके अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनिल वाला है, मतलब ये क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। और एल्डोल का आप देखो तो सबसे पहले क्या है, अपने को पता लगाना है यार A क्या था, तो सीधी सी बात है, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो कुछ ऑप्शन तो आपको यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे, 7 कार्बन होने चाहिए, 1 2 5 to 7 8 9, तो ऑप्शन A नहीं हो सकता, इसमें भी 7 है, इसमें 4 3 7, इसमें भी 7 है। अच्छा चलिए अब देखिए इस वाले ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो क्या ये तो दोनों क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, आपने यहाँ पे दिख रहा है कीटोनिक ग्रुप भी है बच्चों, तो इसमें सारे एल्डिहाइड है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, है ना। अब देखिए ये इसमें तो अल्कोहल आ गया, ये भी गया, तो क्या बचा, ऑप्शन 2, ठीक है। अब तरीके से कैसे करेंगे, देखो आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C C C, 4 कार्बन बीच में 1 2 3 4, और फिर आपके पास एक एल्डिहाइड है। अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यार COCH3 वाला एज इट इज है, मतलब यहाँ पे H+ निकला होगा, इस बेस ने यहाँ का H+ निकाला होगा, यहाँ पे माइनस आया होगा और एल्डिहाइड वाले पे अटैक किया होगा, होना भी ऐसा ही चाहिए था भाई। एल्डिहाइड वाला जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा क्या है बच्चों, वो रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो इसलिए क्या है यहाँ पे H+ बना, यहाँ पे अटैक करेगा, और जहां पे अटैक करेगा बच्चों वहां पे क्या होगा, फिर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, वो फिर उस H2O से H लेगा, OH बनेगा, हीट करेंगे तो वहां पे अनसैचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, देखिए इसने यहाँ पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ आपका, कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनी, ठीक है। जिस कार्बन ने अटैक किया उस पे एक ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, तो उस पे एक ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, और उसने जिस पे अटैक किया यानी कि इस पे, उस पे क्या होगा, एक O- आ गया, उसने H+ लिया तो OH बन गया, हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, तो OH और H+ निकला वहां से, तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, यही था क्या, बिल्कुल यही था, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने को CC बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, क्या क्या है आपके पास ऑप्शंस, एक है इथीन C डबल बॉन्ड C, एक उसके साथ लग गया है फिर अपना मिथाइल ग्रुप, एक में उसके साथ NO2 लगा है, एक में बच्चों उसके साथ इधर NO2 है लेकिन इधर OCH3 आ गया है। अच्छा अपने को बॉन्ड लेंथ बतानी है, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूं तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों, 2, ठीक है ना भाई, 2 बॉन्ड है, सीधी सी बात है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2। अगर आप देखो इस वाले में क्या होगा बच्चों, ये जो CH3 है भैया, अब ये क्या है,
इसके साथ बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये शो कर ही सकता है ना। तो यहाँ पे जो एक H है, ठीक है, वो H प्लस जाएगा, तो यहाँ पे जो माइनस आएगा वो माइनस इधर, और ये वाला बॉन्ड आपका इधर, ऐसे शो कर सकता है ये। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा बच्चों, इस वाले बॉन्ड में आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड का थोड़ा कैरेक्टर आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 2 नहीं रहेगा, 2 से थोड़ा कम। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर उतना क्या है, स्टेबल नहीं है, तो ये उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन इससे तो कम होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी एज कंपेयर टू इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के। समझे भाई, अपने पास था C डबल बॉन्ड और इधर CH3 था। अपन ने कहा इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्ट्रक्चर बन सकता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड CH2 और वो अपना H प्लस जो था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आए, तो अपन ने कहा इसकी बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी लंबी होगी। इस वाले में बच्चों, इस वाले में क्या है, अगर आप इसको अच्छे से देखो, बढ़िया से ड्रॉ करोगे तो ये है अपना, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, कि भाई ये इधर जाए, ठीक है, और ये अपना इधर आए, तो क्या होगा CH2 प्लस C डबल बॉन्ड N O पे माइनस, और ये, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन में हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा तो बच्चों ये रेजोनेंस वाला फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसकी कंपैरिजन में इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा, कह सकते हो कि ये ज्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये रेजोनेंस हुआ, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आए, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, इससे ज्यादा होगी। अच्छा, इसका जब आप बनाओगे बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या NO2 है, ये ऐसे हुआ। सिमिलरली ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या बनेगा, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो आपका ऐसा होगा कुछ, CH3O, C पे आपका ये रहा डबल बॉन्ड N, इधर O माइनस, इधर ये, इस पे आ गया प्लस। अब क्योंकि O के पास लोन पेयर हैं, वो इधर बच्चों क्या है, इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा, तो ये एक और रेजोनेटिंग बनेगा जहां पे O अपने लोन पेयर देगा और इस पे आएगा प्लस। तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, तो क्या है, अगर स्ट्रक्चर स्टेबल है मतलब ये अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये वाला जो बॉन्ड था इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इस बार ज्यादा होंगे, है ना। तो इनकी कंपैरिजन में इसमें जितने सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आए थे इस बॉन्ड में, तो इस वाले केस में अभी ज्यादा आएंगे। क्यों, क्योंकि उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैंने कहा यार, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई यार, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका भी नियरली 2, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा चेंज नहीं आएगा, उसके कंपैरिजन में लंबा होगा ये बॉन्ड, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे अपन ने कहा कि यार इससे ज्यादा होगा ये वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, और इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो सबसे ज्यादा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ये वाला, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर ये और इसका लास्ट। तो अपन ने कहा ऑर्डर क्या हो गया, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो ये कहां पे आएगा बच्चों, आपके ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, क्या बोला गया है भाई, आपके पास साइक्लोपेंटेन है, ये CH2NH2 है, अपन ने NaNO2 से रिएक्शन करवाई, डाइल्यूट HCl और 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा भाई आपका, यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा C, और यहाँ पे अपना डाइजोनियम वाला बनेगा प्लस। अब ये N2 गैस यहाँ से निकलना चाहेगी, N2 निकलेगी तो इस 1 डिग्री पे प्लस आएगा, ठीक है, इस वाले कार्बन में बच्चों क्या आएगा, प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो क्या करेगा भैया, अब ये 5 मेंबर्ड है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ये 6 मेंबर्ड बन सकती है, तो आपका ये वाला बॉन्ड बच्चों इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो आपकी 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, और आपका प्लस आ जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, जहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, मतलब कि यहां से बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस आएगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आया। फिर अपने पास भाई डाइल्यूट है, वाटर तो है ही, तो आपका वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये आपका OH प्लस H प्लस निकल जाएगा, OH लग जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेनोल, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85, क्या बोला गया, आपके पास इथेनॉल दिया है, ठीक है, Cl2NaOH से रिएक्शन करवाई, कुछ A प्लस B बना, बोल रहे हैं B जो है वो एनेस्थेटिक है ना, एनेस्थीसिया में काम दिया जाता है ना, बेहोश करने में, ठीक है। उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई फिनोल प्लस NaOH से, क्या बनेगा, चलो क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो यार ये Cl2NaOH, ठीक है, तो कुछ हेलोफॉर्म रिएक्शन याद आ रही है, ठीक है, तो जैसे हाइड्रोफॉर्म होती है भाई, अपन क्या कहते हैं भाई, हेलोफॉर्म के लिए अपने को ये ग्रुप चाहिए COCH3, इसको क्या बना देता है वो, C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए I2 और OH माइनस यूज कर रहे हैं तो CH I3, अगर हाइड्रोफॉर्म है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर Cl2NaOH यूज करेंगे तो बच्चों
तो क्या बनेगा CH Cl3, है ना। अच्छा, क्या यही ग्रुप चाहिए, इसके अलावा कोई और ग्रुप हो तो चलेगा क्या? बिल्कुल, एक ग्रुप और है बच्चों, अगर ये हो, अगर ये हुआ तो भी काम बन जाता है। और यही है अपने पास, अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो दिया है, CH3 CH2OH, ये ग्रुप ही तो है, ठीक है। तो यही ग्रुप है, तो Cl2NaOH क्या है बच्चों, हेलोफॉर्म बनेगा। और जिस एनेस्थेटिक उसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो मतलब B मेरा क्या है, CHCl3। और बच्चों अगर आप फिनोल की रिएक्शन, अब अगली रिएक्शन तो आपको याद होगी, फिनोल चैप्टर में हमने पढ़ी है कि फिनोल की रिएक्शन अगर आप CHCl3 और NaOH से करवाओगे तो राइमंड टाइमन जो रिएक्शन है बच्चों, इसमें क्या है, कार्बीन बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो क्या बनता है आपका, ये अपनी OH और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना, एक ऑर्थो वाला प्लस एक पैरा वाला, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बताना है तो क्या है, ऑर्थो वाला बनाएंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो आपका ये बन गया बच्चों, ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो सैलिसाइल एल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला यहाँ पे, और यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोल रहे हैं, माल्टोज इज चेंज्ड इनटू मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, किसकी प्रेजेंस में? अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है, माल्टेज, दूसरा जाइमेज, फिर डायस्टेज, और चौथा है सुक्रेज। तो सुक्रेज अगर आपको याद हो तो सुक्रोज को अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, जो जिससे बना है वो सुक्रोज क्या है भाई आपका, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से बना है। तो अगर आप सुक्रेज यूज करेंगे या इन्वर्टेज आपका एंजाइम जो है, उन दोनों, वो दोनों क्या करेंगे बच्चों, आपके सुक्रोज को, है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देंगे। अच्छा, जाइमेज की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2, वो क्या करता है बच्चों, आपकी जो सुक्रोज है उसी को अगर आपको इथेनॉल प्लस CO2 में वो फर्दर तोड़ता है उसको, ठीक है, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज बने उनको भी वो फाइनली इथेनॉल प्लस CO2 में बदल देगा आपका जाइमेज। और जो डायस्टेज है बच्चों, वो क्या करता है, वो आपके स्टार्च को बेसिकली माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो एक ही बच्चा माल्टेज, नाम से पता लग रहा है, माल्टोज को मुझे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, तो माल्टेज, है ना, सुक्रोज को कन्वर्ट करना है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में, तो किसमें, सुक्रेज, ठीक है। तो माल्टोज बेसिकली क्या होता है अपना, अल्फा डी ग्लूकोज का बेसिकली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है बच्चों, ठीक है। तो दो मोनोमर वो मिलेंगे तो आपका माल्टोज बनेगा। तो उसको अगर मोनोसैकेराइड में बदलना है मतलब ग्लूकोज, तो क्या यूज करेंगे अपन, माल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 86 का आंसर, ठीक है। तो 86 का आंसर क्या है, 1। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पॉलीमर से क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइबर। क्या क्या है, टेरिलिन, नायलॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीक्लोरोप्रीन। चलो भाई एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं, या फिर आप मान लो कभी आपने गांव के सरकारी स्कूल वगैरह देखे हो, तो वहां पे जो मैम वगैरह होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, मस्त बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ाया, उसके बाद बढ़िया आपने क्या स्वेटर वेटर बुन रही होती है ना, सर्दियों के टाइम में तो खासकर। तो भाई वो जो स्वेटर वेटर बुन रही होती है, वो जो धागा होता है ना बच्चों, वही आपका ना टेरिलिन वगैरह और ये सब होता है। तो वो सब तो फाइबर हैं, ठीक है। तो हमें बताना है फाइबर कौन सा नहीं है। तो 87 सारा को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला देखिए टेरिलिन। टेरिलिन क्या होता है भैया आपका, टेरिलिन बच्चों आपका होता है ये, टेरिलिन को डाइक्रोन भी बोलते हैं, है ना, आपका बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक प्लस अगर आप करोगे क्या, ये OH OH, इन दोनों का बच्चों अगर आप कंडेंसेशन कराओगे तो क्या होगा, तो इन दोनों से जो बनेगा आपका पॉलीमर वो क्या है बच्चों, आपका डाइक्रोन या फिर टेरिलिन है, ठीक है। इन दोनों से कराते जाइए तो आपका जो पॉलीमर बनेगा वो आपका क्या है बच्चों, टेरिलिन है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, प्लस आपका 1,4 डाइओइक ये वाला एसिड। चलिए दूसरा क्या है, नाइलॉन। दूसरा क्या है, नाइलॉन। तो ये तो अपन ने कहा है ये तो अपना फाइबर है। नाइलॉन की बात करोगे बच्चों तो ये नाइलॉन 6,6 की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं किया, 6,6 मानना, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड OH इधर और C डबल बॉन्ड O ये 4, क्योंकि भाई 6,6 है मतलब आपके जो दो मोनोमर इसके होंगे उनमें क्या है 6-6 कार्बन होंगे, 4 ये हो गए और डाइओइक ये हो गया एक, तो है ना। चलो ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। तो नाइलॉन 6,6 में बनता है बच्चों आपका एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइमीन मतलब NH2 और हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 और फिर इधर फिर NH2। तो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन प्लस आपका एडिपिक एसिड, इन दोनों का आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते जाओगे तो क्या बनेगा आपका बच्चों, नाइलॉन 6,6। ये भी आपका बच्चों फाइबर होता है। बात करें अगर अपन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की, ऑप्शन नंबर 3
तो वो क्या है बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे साइनो ग्रुप। अगर इसकी n यूनिट लोगे और फिर करवाओगे पॉलीमराइजेशन तो क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और N। इस तरह से पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा। और बच्चों ये भी अपना क्या है, पॉलीक्लोरोनाइट्राइल भी, पेन भी अपना क्या है बच्चों, फाइबर है। अपना एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4, पॉलीक्लोरोप्रीन। तो भाई वो क्या होता है अपना, उसका मोनोमर बच्चों ये है यहाँ पे क्लोरो, और इसकी n यूनिट लोगे तो ये तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl, ठीक है, और यहाँ से इसकी n यूनिट बच्चों ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। ये जो डबल बॉन्ड है, एक इस पे ले जाओ, एक इस पे, फिर एक इस पे, एक इस पे, ये दोनों ने बना लिया बॉन्ड, ठीक है, और फिर इधर इधर जुड़ते चले जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों आपका पॉलीक्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन की n यूनिट जोड़ी, पॉलीक्लोरोप्रीन बन गया। बच्चों ये अपना फाइबर नहीं है ना, क्लोरोप्रीन अगर आपको याद हो तो कुछ रबर टाइप का, उस टाइप का लग रहा है ये, तो ये फाइबर नहीं है बच्चों। तो सही आंसर कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना। कार्बोक्सिलिक अपना क्या है, ये यहाँ पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड दे रखे हैं और उसी के कुछ उसी में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए हैं। OCH3 है एक में NO2 है, और दोनों बच्चों पैरा पोजीशन पे हैं। तो अपन ने एक बात पढ़ी थी कि यार अगर आपको एसिड को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको आप स्टेबल करिए। अगर आपका एसिड का कॉन्जुगेट बच्चों स्टेबल होता जाएगा तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। C डबल बॉन्ड H और आपका NO2। तो अब भाई बनाइए इनका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसमें आ गया यहाँ पे माइनस, इसमें आ गया यहाँ पे माइनस, इसमें आ गया बच्चों यहाँ पे माइनस। अब ऑर्थो पैरा में अपने को पता है भाई जाता है वो, तो ऑर्थो पैरा पे आप देखो, यहाँ पे पैरा पे आपका लगा हुआ है -M-I, है ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपका बच्चों जो है, जो ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या है, केवल ऑर्थो पैरा पे शो करता है, मेटा पे उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये पैरा पोजीशन पे है NO2, ये क्या करेगा बच्चों, +M शो करेगा। +M शो करेगा मतलब ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसका जो इफेक्ट जाएगा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, तो वो जाएगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अगर इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बच्चों रिपल्शन होगा। तो ये भी एनायन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो बच्चों ये और अनस्टेबल बनेगा। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से डिक्रीज करेगा, तो ऑर्थो पैरा पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अपन कह रहे हैं यार ये दो पोजीशन और ये पोजीशन, तो बच्चों क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ये वाला क्या है, एनायन स्टेबल बनेगा। तो एनायन जितना स्टेबल उतना अच्छा एसिड। तो सबसे स्टेबल NO2 वाला, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है भाई +M से, तो ये सबसे बेकार। मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन सा हुआ, सबसे अच्छा एसिड की बात कर रहे हैं अपन, C फिर A फिर B। पूछा गया है आपको इनका pKa का ऑर्डर, तो बच्चों pKa क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, B देन A देन C। तो ये है इनके pKa का ऑर्डर, ये था इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है बच्चों। काफी आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोला है भाई, अपने पास एक चेन है, ठीक है, 5 कार्बन की, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH। इसकी रिएक्शन करवाई हमने सोडियम से, कुछ A बना, ठीक है। फिर अपने पास इथेनॉल है, HBr से करवाई, कुछ B बना। अपन ने फिर A और B की रिएक्शन करवाई, तो C जो है वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। चलो तो क्या है बच्चों, पहले भाई यहाँ पे अपने को दिख रहा है एसिडिक ग्रुप है, एसिड प्लस मेटल की करवाओगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बेसिकली ये यहाँ से क्या है, H प्लस ये है, ये H प्लस जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बेसिकली आपके पास यहाँ से जो बनेगा ये निकल जाएगा और माइनस ये बनेगा, ठीक। इसके बाद अगर बात करें HBr इथेनॉल के साथ, क्या होगा भाई, ये H प्लस देगा, ठीक है। तो CCOH है, H प्लस दिया, फिर Br माइनस अटैक करेगा, ये वाटर निकल जाएगा, आपके पास बनेगा C इस पे Br, और इधर क्या बना अपने पास C, इधर पे O माइनस, इधर C, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अपने पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, तो क्या होगा, है ना, SN2 टाइप रिएक्शन होगी, क्योंकि 1 डिग्री है। तो क्या बनेगा फाइनली, अपने पास ईथर बन जाएगा। तो कुछ विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसा हुआ है बच्चों, यहाँ पे C है अपने पास, इसके साथ O और उसके साथ 2 C इस तरह से जुड़ गए हैं, ठीक है। कुछ SN2 टाइप हुई है। तो काफी आसान सवाल था बच्चों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस FST का, क्या पूछे हैं भाई, E2 की तरफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। E2 क्या है भाई, आपका
H प्लस निकलेगा एक जगह से, है ना, और फिर वो माइनस जो बनेगा वो एनायन अटैक करेगा और आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, एक ही स्टेप में आपका, है ना, तो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें पर्टिकुलरली, तो क्या है आपका H प्लस यहाँ से निकलेगा, Cl माइनस यहाँ से HCl निकलेगा और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो तो अपने को क्या समझ में आया भाई, अपना ऑर्डर बताना है। अपन ने कहा यार यहाँ पे आप H प्लस निकालोगे, तो यहाँ पे अगर आप H प्लस निकालोगे बच्चों कहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकालो, यहाँ से सेम ही बात है। तो यहाँ से आप H प्लस निकालोगे, मान लीजिए H प्लस गया, यहाँ पे माइनस आया, वो माइनस यहाँ जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, तो आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ से निकल सकता है, क्या बनेगा, तो हमने कहा यार यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा बच्चों, H प्लस यहां से निकलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे H प्लस यहां से निकलेगा वो माइनस कॉन्जुगेशन में आएगा। ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक क्या है अपना ये वाला है, यहाँ पे तो कहीं से निकालो, सिमेट्रिक है, एक ही बात है, निकालना पड़ेगा इस वाले से, यहां से नहीं निकाल सकते, यहां से निकालोगे तो फिर वो यहाँ पे अटैक कैसे करेगा, Cl माइनस बेसिकली कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने कहा यहाँ से निकला H प्लस निकला, यहाँ पे आया माइनस, वो माइनस गया यहाँ, ठीक है, ये गया यहाँ, तो अपना ये निकल गया, तो क्या बना अपना, यहां पे जो बनेगा वो बनेगा ऐसे और ऐसे। फाइनली अपने पास ये है बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या है अपना Cl यहाँ पे है, तो H प्लस अपना यहां से निकलेगा। ठीक है भाई जो Cl जिस अल्फा से लगा हुआ है उसके पास वाला जो बीटा है वहां से H प्लस निकलेगा, तो वहां पे निकालोगे तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बच्चों। प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा, हमने कहा ऐसा और ऐसा। ठीक है, आपका ये बनेगा। हमें क्या बताना कि भाई इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहा होगा। तो आपने जो ये वाला देखा, इसमें प्रोडक्ट देखा, कितना अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल बच्चों क्या है, ये वाला है, रेजोनेंस है ना, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, और H प्लस जो निकला था वो भी कॉन्जुगेशन में था, वो भी ज्यादा एसिडिक था, है ना, तो सबसे ज्यादा रेट होगा बच्चों इसका, मतलब तीसरा वाला सबसे आगे दिया हुआ है PQRS। तो क्या होगा, जो आपका R है ये वाला, है ना, तो R होगा सबसे आगे, और आपके पास ऐसा एक ही ऑप्शन है ना, 90 में क्या दिया है, 90 में 1, तो R वाला आपका एक ही ऑप्शन है, तो R हो गया। R के बाद देखिए ये वाली एल्कीन जो है बच्चों, ये वाली एल्कीन क्या है आपकी, मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है 4 अल्फा, इसमें क्या है 2 और 2 4 अल्फा हैं। ठीक है, इसमें बात करोगे तो कितने बच्चों 7 अल्फा, तो इसके बाद होगी P, फिर हम कह सकते हैं ये एंडोसाइक्लिक है, ये एक्सोसाइक्लिक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये आपका Q, और फिर लास्ट में बच्चों आपका आएगा S। तो ऑर्डर आया बच्चों अपने पास RPQS। ठीक है, R अपन ने बात की भाई ये बन रहा है, ठीक है, काफी स्टेबल बन रहा है प्रोडक्ट अपना। ठीक है, और H प्लस भी अपन ने कहा कि यार कॉन्जुगेशन में जाएगा, एनायन जो अपना है, तो ये आसानी से H प्लस भी अपना निकल जाएगा। R सबसे आगे। फिर अगर आप बात करो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी की, तो ये एल्कीन मोस्ट स्टेबल कहां पे बन रहा है भाई, मोस्ट स्टेबल क्यों है ये एल्कीन, रेजोनेंस वाला छोड़ दो, सबसे स्टेबल तो ये वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद P वाला है, क्यों, क्योंकि 3 अल्फा यहां से 2 5 2 7 अल्फा है, इसमें 4 अल्फा है, इसमें 4 अल्फा है, लेकिन वो क्या है बच्चों आपकी एक्सोसाइक्लिक है और डबल बॉन्ड साइकिल के बाहर है, साइकिल के अंदर है, तो क्या है P, है ना, RPQS, ये आपका ऑर्डर होगा इसकी स्टेबिलिटी का। तो उसी से अपन कह सकते हैं कि E2 के लिए रेट भी उनकी इसी ऑर्डर में रही होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपना समाप्त होता है इस FST 24 का केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, पेपर इस बार आसान था। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो क्या है आप अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी क्या है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मुस्कुराते रहिए, बाय।